हमारे एक विदुषी हैं आदरणीय कल्पना शर्मा जी। तो उनका हम स्वागत करते हैं तहे दिल से कि उन्होंने इतने छोटे से काल में अपना अचीवमेंट, है ना? फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट कल्पना जी? सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट में जेआरएफ हासिल किया है, ठीक है? और इनकी उम्र समिता करीब होंगी मैम, बहुत ही मतलब जेआरएफ के हिसाब से मैं कहूँ तो बहुत ही छोटी उम्र है। इतनी छोटी-सी उम्र में इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है और ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं दिए, जस्ट दूसरे अटेम्प्ट में अशोक कुमार जी, ठीक है? इन्होंने क्रैक कर दिया। एक आदरणीय एकता मिश्रा मैम हमारे बीच में होंगे, डॉक्टर एकता मिश्रा मैम क्लास में हैं क्या? आदरणीय एकता मिश्रा जी, आई थिंक नहीं है, वो भी एआईआर 1 है, तो उनका एआईआर 1 आया है जेआरएफ में, तो उनको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आदरणीय अमित कुमार जी, जो पूरे-पूरे 224 नंबर लेकर के आए हैं, आदरणीय अमित कुमार जी, तो आप लोग यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, ये आपकी कट ऑफ है, ठीक है? तो जेआरएफ जो है अनरिजर्व कैटेगरी में 224 नंबर जिनके आए थे, ठीक है? मिनिमम ऊपर कितने भी हो सकते हैं, ऊपर कितने भी हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर एकता मिश्रा जी है, उनके 240 नंबर आए, तो सबसे टॉप में है, एआईआर 1 है वो, ठीक है? 100 परसेंटाइल है उनका, उनके बराबर और किसी के नहीं है। फिर उसके बाद में 99 परसेंटाइल में आदरणीय अपने कल्पना शर्मा जी, आप हैं, ठीक है? आपका भी हम स्वागत करते हैं। कल्पना शर्मा जी गए तो नहीं क्लास से? नहीं जी सर, नहीं। ठीक है। तो आदरणीय अमित कुमार जी फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पर 224 है और इस प्रकार से फिर हमारे पास 4 कैंडिडेट और है, टोटल 7 जेआरएफ हुए हैं। मतलब टोटल तो ऑल ओवर इंडिया तो बहुत सारे हैं, टोटल 7 जेआरएफ हमारे पास में है और नेट के अभी तक मेरे पास 29 जो नंबर आ चुके हैं, 29 के आस-पास मेरे पास आ चुके हैं और बाकी धीरे-धीरे आते रहेंगे क्योंकि बच्चे का रिजल्ट जो है देखने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। इस बार वेबसाइट बहुत ज़्यादा जो है हैंग हो रही थी, वेबसाइट प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं कर पा रही थी। तो इस कारण से विद्यार्थीगण जो है नहीं देख पा रहे हैं। रिजल्ट अभी भी बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं चेक करके ये बता रहा हूँ और अभी भी हैंग हो रही है। तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जो जेआरएफ स्कॉलर्स हमारे बीच में आ गए तो उनसे हम डिस्कशन कर लेंगे। बाकी इनके हम स्पेशल एक इंटरव्यू भी करेंगे। वन बाय वन भी इनका डिस्कशन होगा। तो आज आप लोगों के बीच में है ये विद्यार्थी, जिनसे आप चर्चा करना चाहते हो, आप कर सकते हैं अच्छे से, है ना? आप लोगों के सामने मोटिवेशन के रूप में। तो अंक एकता मिश्रा मैम क्लास में आ चुके हैं क्या? आदरणीय एकता मिश्रा जी? ठीक है। तो वो शायद मार्केट में क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी आज खुशी के माहौल में हैं, तो कहीं न कहीं पार्टी विशेष कर रहे हैं, कहीं न कहीं बीच में। तो खैर उनका आता रहेगा। आदरणीय कल्पना शर्मा मैम, आपका मैं स्वागत करता हूँ सबसे पहले। आज मैं नहीं बोलूँगा, केवल आप बोलेंगे, तो आप अपने बारे में बताइए पहले और जेआरएफ की जर्नी के बारे में बताइए, प्लीज़। आदरणीय पूजा शर्मा मैम। जी सर, जगत गुरु से मैंने मास्टर्स किया था। हाँ जी, पहले आपका नाम एग्जाम क्या है दिया मैम? नेट की। आपका नाम? कल्पना शर्मा। कल्पना शर्मा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ऐसे ऐसे आने दो मैम। जी। जगत गुरु से एमए किया था, जयपुर से मैं बिलोंग करती हूँ। फिर मैंने एमए के साथ नेट का एग्जाम नहीं दिया। एक बार ऐसे था कि जब दूंगी तब मन से तैयारी करके फिर ही दूंगी। जब फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, उसके बाद में फर्स्ट अटेम्प्ट किया, नेट क्वालिफाई हुआ, फिर सेकंड में जेआरएफ हो गया। ज्यादा कुछ नहीं, बस जो सर बताते हैं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। डेडिकेशन से पढ़ना पड़ेगा। कल्पना शर्मा जी केवल प्रशंसा नहीं करनी है, मेरी प्रशंसा के गीत बिल्कुल नहीं गाने किसी को भी, ठीक है? मैं बिल्कुल खराब पढ़ाता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हो डेडिकेशन के साथ में। आपको अपने संघर्ष आपने कैसे-कैसे पढ़ा, क्या-क्या आपने किया, है ना? कैसे-कैसे गए। एक इनकी बात मुझे सबसे बड़ी लगी, आप सभी विद्यार्थी अगर कैमरा ऑन कर सकते हो तो कर लीजिएगा, है ना? अगर राहित कुमार जी आपको शर्म ना आए तो आप भी कैमरा ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ना जो ये बताना चाहूँगा कि अपने ना मुख्य बात क्या है कि इन्होंने संघर्ष क्या किया? इनकी खासियत ये थी, इन्होंने इनसे जब मेरी बात हुई, कहते सर मेरे पास मोबाइल है, मैंने कहा कि व्हाट्सएप करिए मुझे कोई चीज़, कुछ था कोई क्वेश्चन, तो इन्होंने कहा कि सर मेरे पास नोकिया वाला मोबाइल है 1100 टाइप का ऐसा कुछ कीपैड वाला, तो मेरे पास फ़ोन नहीं है वो वाला, है ना? मैंने कहा तो फिर आप कोर्स कैसे देखते हैं? तो कहते मैं मेरे ब्रदर के या कोई भाभी-बहन जो है उनके मोबाइल का एक्सेस करके मैं उनसे देखती हूँ, पिताजी आ जाते हैं तो उनसे। मेरे पास कीपैड फ़ोन है। तो ये बात मेरे को आज के टाइम में बड़ी अचंभित की मुझे, है ना? मुझे विश्वास ही नहीं हुआ और अभी भी ये मुझे बताते हैं कि ऐसे-ऐसे था, तो कहते ये मेरी सक्सेस का कारण है इनका। ये सबसे बड़ा इनका पॉइंट देखो कि डिस्ट्रैक्शन का इन्होंने काम ही खत्म कर रखा है। डिस्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकती 1% भी। और ऐसा नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर सकते। ये मत सोचना कोई विद्यार्थी अब ये सोचे जी ये अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए इनके पास फ़ोन था, है ना? ठीक है? अफोर्ड करने को ये हमसे भी शायद बड़ी-बड़ी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है?
तो नेट जेआरएफ किया है, मास्टर किए, तो ऑब्वियस ही बात है कीपैड फोन तो कोई भी एप्पल के फोन रख लेते हैं नॉर्मल, है ना, मजदूरी करके भी कई बार ईएमआई करके एप्पल के फोन आते हैं, ठीक है। पर इन्होंने अर्जित किया इतना बड़ा मुकाम, ये अपने आप में बड़ी बात है। हाँ जी, कल्पना शर्मा मैम प्लीज अपने बारे में बताइए, पूरा डिटेल में बताइए ना, जितना उसके अच्छे से। क्योंकि फोन तो मैंने नोकिया पे इसलिए आई थी क्योंकि ऐसा होता है ना, अपन यूट्यूब पे क्लास देखते हैं, फिर शॉर्ट्स देखना शुरू करते हैं, और वो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो मैंने फोन ही शिफ्ट कर दिया, नोकिया रख लिया। अब मेरे पास 1 घंटा 2 घंटा ही रहता था, जब जैसे मम्मी 2 घंटे के लिए देगी या भैया का फोन, तो मेरे को ऐसा था क्लास खत्म करनी है, बस क्लास खत्म करनी है। यूट्यूब से जैसे कोई एनाटोमी का वीडियो देखना है, तो फोन चलाने का उतना ही टाइम मिलता था जितनी क्लास होती थी। बाकी फिर ऐसे रहता, टाइम ही नहीं बचेगा अगर मैं यूट्यूब शॉर्ट देख लूंगी तो क्लास नहीं हो पाएगी। तो वो प्लस पॉइंट रहा। और ऐसा नहीं होता, फोन छोड़ने के बाद कुछ ही वैल्यू ही नहीं है, ऐसा लगता है नोकिया भी बहुत अच्छा है। कोई जरूरी नहीं है व्हाट्सएप चलाना, इंस्टाग्राम यूट्यूब कोई काम का नहीं है। पढ़ने लगे उसमें भी बहुत अच्छा लगता है, अब तो अच्छा लगता है। नोकिया में मजा आता है, मतलब अच्छा लगता है उसे, छोड़ने का ही मन नहीं हो रहा उसको। भगवान हमें भी नोकिया दिलाए, सब बच्चों के पास नोकिया हो मन जाए। में ऐसे रहता नोकिया की एडवर्टीजमेंट चल रही है, पैसे तो नहीं लिए आपने कल्पना शर्मा जी नोकिया से, था। ऐड कर रहे हैं आप। जो देखता था वो ऐसे बोलता था इस जमाने में कि आप नोकिया चला रहे हो। लेकिन वो देखने में मतलब ऐसा नहीं है, अगर आप सोशल मीडिया से दूर जाना चाहोगे ना, इतना टाइम बचता था सारे दिन में, बहुत ज्यादा 3 6 7 घंटे करूँ क्या, करने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि फोन होता है तो फोन में टाइम निकल जाता है। तो पूरा दिन पड़ा रहता था कि हाँ चल पढ़ ही लेते हैं, टाइम कितना पड़ा है। अच्छा फोन को छोड़ने में मतलब बहुत टाइम निकलता है खुद के लिए, बहुत ज्यादा टाइम। अच्छा, आपने मास्टर कहाँ से किया? जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत कहाँ यूनिवर्सिटी। है ये विश्वविद्यालय? अच्छा, जयपुर, जयपुर। जयपुर, जयपुर, ठीक है, वहां से विद्यार्थी, ठीक है। तो कब हो गया मास्टर आपका? मेरा खैर, हुआ मैं माफी कोविड। चाहता हूँ सभी से, मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग प्लीज प्रश्न पुट अप कर सकते हैं मैम से, प्लीज आप लोग क्वेश्चन करिए कैसे कैसे इनकी जर्नी रही, प्लीज आप लोग। हाँ जी विद्यार्थी सर मैम, प्रणाम। प्रणाम। जी मैम। हेलो मैम। जी। मैम जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे मतलब आपका नोकिया नोकिया फ़ोन रहता था, तो मैम जैसे आपको नोट्स बनाने हैं, आपको पीडीएफ वगैरह देखनी है, तो 2 घंटे तो आपने क्लास ले ली, लेकिन उसके बाद आप जब नोट्स बनाएंगे तो नोट्स आप कैसे बनाते थे फिर, जब आपके पास फ़ोन वगैरह तो रहता ही नहीं था ना, वो आपका वो ऐसे रास्ता रहता ही था ना नहीं कि जैसे टाइम फिक्स दे रखा है कि उसके बाद में मम्मी चले जाएगी, पापा जॉब पे चले जाएंगे। तो जैसे पापा सुबह 10 बजे चले जाएंगे तो जल्दी उठ के करना पड़ता था, क्योंकि दिमाग में एक चीज सेट थी, इसके बाद फोन चला जाएगा, तो मेरे को नींद कम करनी अच्छा पड़ेगी या कुछ भी करना पड़ेगा, एडजस्ट मेरे को करना पड़ेगा फोन के साथ। जैसे फोन जितना अवेलेबल है अच्छा उसके हिसाब से एडजस्ट होंगे। अच्छा अच्छा। और मैम जैसे मुझे पेपर वन के रिगार्डिंग थोड़ा कुछ हेल्प कर सकते हैं? मेरा पेपर वन बहुत वीक है और मैं मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ तो रही हूँ उसे, लेकिन मतलब मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है उन चीज़ों में, और इंटरेस्ट वाली चीज़ें मैम वो मेरी एक पेपर आध वन का यूनिट ही है ऐसे है जो कि मुझे। हाँ नहीं सॉरी सॉरी, आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। नहीं, पेपर वन का ऐसा है कि सिलेबस इतना ज्यादा है, कितना भी पढ़ लो कम ही लगेगा। बस सबसे अच्छा मेरे को तो ऐसा लगा टेस्ट दिए जाओ, मॉक टेस्ट दिए जाओ, जितने दोगे उतना पता चलेगा कि हाँ मतलब एक एक यूनिट को पढ़ने भी बैठोगे ना तो बहुत ज्यादा सिलेबस है। और बिना मॉक टेस्ट दिए कुछ ही समझ में नहीं आएगा, मॉक टेस्ट दोगे तब पता चलता जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। फिर जहाँ से आता है उस सब्जेक्ट मतलब उस टॉपिक को कंप्लीट कर लो, कि मैंने ये टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन आ तो रहे हैं, उस टॉपिक को कंप्लीट करते जाओ, मतलब मॉक टेस्ट जितना दोगे ना उतना समझ में आता जाएगा। मैम बेस्ट एक्चुअल में रहेगा। मैंने तो भी मतलब ज़्यादा किया ही नहीं है ना पेपर वन। आपके पेपर वन में मार्क्स कैसे थे? मेरे 70 थे 100 में से। नहीं ये तो पेपर टू के थे ना, पेपर पेपर वन में 50 में से कितना किया आपने, मतलब कितने क्वेश्चन सही थे आपके? मतलब 35 क्वेश्चन सही थे। अच्छा चलो, बहुत बहुत आपको बधाइयाँ, मैंने बधाइयाँ ही नहीं दी आपको। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। और थैंक मैम यू। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट तो आपका जेआरएफ वो नेट क्वालिफाई हुआ ना, नेट हुआ। तो हाँ मैम, तो जैसे नेट क्वालिफाई हुआ तो उस समय आप मतलब कितने कितने मार्क्स दूर थे आप जेआरएफ से, कितने स्टेप दूर थे? मतलब मेरे 202 आए थे और 216 कट ऑफ थी। मैं अच्छा ईडब्ल्यूएस में थी, तो मतलब 12 14 नंबर का अंतर था।
हाँ, मतलब वही 8 से 10 क्वेश्चन जो आपको करने ही करने जी, हाँ। और अब अभी आपके मार्क्स मतलब कितने हैं अभी? 222। अच्छा, अच्छा, ठीक, 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 ठीक है। मैम मेरे क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं। जैसे आपका नेट का पेपर हुआ था ना आपका, तो नेट तो जब आपका हुआ होगा तो ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट मतलब योगा की उससे हुआ होगा। आपने भी पेपर 1 उस समय कम ही प्रिपेयर करा रहा होगा, है ना? तो जब आपने हाँ। मतलब सॉरी, सॉरी जी जब हाँ, जब आप आप बोलिए बोलिए। ज, जब आप जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे ना, तो आपने मतलब पेपर 1 और पेपर 2 को कितना ज़्यादा टाइम दिया? जैसे मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैंने मतलब नेट मेरा भी हो ही गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैम कि मैं ना पेपर 2 पे फोकस कम कर रही हूँ, तो मैं भूलती जा रही हूँ उन चीज़ों को। एक्चुअल में मुझे चीज़ें ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब अभी 1 महीने का ही टाइम हुआ है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चीज़ें भूल जाऊँगी। वो अगर आप रेगुलर पढ़ते जाओगे ना, शुरू-शुरू में लगेगा। फिर आप डेली रिवीजन करोगे ना, फिर ऐसे हो जाएगा कि नहीं मैं निकाला वो। हाँ, मैंने पढ़ा हुआ है। फिर एक बार फिर निकालोगी कि नहीं याद हो रहा है। और दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। जैसे मेरे पिछली बार नेट हुआ था फर्स्ट वन, मेरे फर्स्ट पेपर में 25 क्वेश्चन सही थे। मतलब आप कितना भी स्ट्रगल करके सेकंड पेपर को कितना पढ़ लोगे, 150 ले आओगे, 160 ले आओगे, 170 ले आओगे, फर्स्ट पेपर में आपको 35 से 40 हाँ मैम, नंबर मेरे साथ भी लेना ऐसे ही पड़ेगा। हुआ है। फिर दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। मतलब एक पेपर से नहीं होगा, मतलब दोनों को लेके चलना पड़ेगा। आपको आइडिया बैठाना पड़ेगा कि मेरी इसमें इतनी सही हो रही है, किस चीज में कमी है, उस पर थोड़ा वर्क ज्यादा करना है, कौन सी यूनिट नहीं हो पा रही। मतलब वो आपकी क्षमता के अनुसार होता रहेगा। ठीक, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। कोई अन्य विद्यार्थी, किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछ सकते हैं। कोई अन्य कोई विद्यार्थी, कोई अन्य विद्यार्थी किसी के कोई क्वेश्चन है क्या? रायत कुमार जी, मुंह में दही जमा लिया गया, कुछ प्रश्न पूछ लीजिए। नहीं नहीं सर, दही नहीं जमाया सर, हाँ लेकिन हाँ हाँ हाँ, प्रश्न पूछो ना सर, प्रश्न पूछो। सर आपसे था सर, थोड़ा लाइफ के बारे में था। थोड़ा क्या था कि सर मुझे मास्टर्स में मुझे योग में जाना नहीं था सर, इसलिए मैं मास्टर्स में सर मुझे नेट जेआरएफ की तैयारी भी नहीं की। फिर उसके बाद 2024 में मैं सर क्या था कि टीचिंग कर रहा था, प्लस और जो है बैंक की तैयारी कर रहा था सर। फिर उधर क्या हुआ कि प्री निकला, मेंस नहीं निकल रहा था। तो अभी क्या है कि अभी ये जनवरी से 2026 में फिर योग में आना पड़ा। तो ये मुझे रिग्रेट हो रहा है कि सर मेरा 1.5 साल बर्बाद हो गया। तो इसमें थोड़ा मैं थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ ना सर, तो थोड़ा यार थोड़ा डिप्रेस टाइप का हो जा रहा हूँ। तो सर उसका कुछ मार्गदर्शन बता दीजिए कि कैसे मैं सुधारूं या क्या करूं। डिप्रेशन तो इसके बारे में अभी शायद मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ इसका उत्तर देने के लिए। बस इतना ही कह सकता हूँ कि फाइनेंशियली जब हम स्ट्रोंग हो जाते हैं ना, आधा डिप्रेशन तो बेरोजगार युवाओं का या इस युवा अवस्था में तो वैसे ही ठीक हो जाता है ना। मेजर डिप्रेशन अगर है ना युवा अवस्था में आ रहा है, युवा अवस्था में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि वो शायद फाइनेंशियली हो सकता है। अगर एक नहीं एज नहीं के सर, बाद में आता है तो वो किसी और चीज से हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि सर जैसे मैं 2024 में मैं जब निकला था तो मैं सोचा था कि मुझे योग में जाना नहीं है, ये सोचा था मैं। फिर उसके बाद में मैं टीचिंग टीचिंग कर रहा था, उसके साथ साथ मैं अब और भी बैंक की तैयारी भी कर रहा था। तो मैं कह रहा था कि सर फिर रिटर्न 2026 में मैं फिर आया कि मुझे योग में ही जाना है। हम्म। तो मैं कह रहा हूँ कि दो जो मेरा 1.5 साल सर वेस्ट गया है, ये इसके मुझे रिग्रेट हो रहा है सर। तो उसका पश्चाताप करने के लिए या क्या करें सर, उसको कुछ मार्गदर्शन दीजिए। जेआरएफ कर लीजिए सर, उसका पश्चाताप चाहते हैं तो आप निषिद्ध क्रम आपने किया है, प्रायश्चित क्रम करना पड़ेगा। जेआरएफ कर लीजिए सर। नहीं, वो तो है सर, तो वही मैं ठीक पूछ रहा था सर कि कुछ हो है तो सर। यही बता दीजिए। जी जी। तो बताओ भाई, आदरणीय डॉक्टर समिता करीमुंगी मैम है हमारे बीच में क्लास में, वो आध्यात्मिक है काफी, और उनको देख करके लगता नहीं है कि उनकी एज इतनी है। वो बताते हैं कि मेरी 40 साल की उम्र है। क्लास में उनका चेहरा देख करके बताओ भी कोई है क्या उनकी उम्र इतनी, ना। और उनके शायद 10th क्लास में मैम क्या आपके बच्चे? हाँ, 10th क्लास में उनके बच्चे इतने बड़े हैं, 2 बच्चे हैं। तो देख करके उनको लगता नहीं है किसी भी तरीके से, ना। मैं खुद हैरान रह गया। योगिनी है सच्चे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बता सकते हैं आपके प्रश्न का उत्तर, राहित कुमार जी। जी सर जी। सर क्या बताऊं सर, योगिनी बहुत बड़ा शब्द है, इतना तो नहीं। आ, आप योग के स्टूडेंट हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है वो योग से ही सॉल्व होगा। रोज जो अभ्यास हमें बताए गए हैं वो करते रहेंगे ना, डिप्रेशन एंजाइटी नहीं आती, विचारों में क्लैरिटी आ गई
कि डिप्रेशन एंजाइटी जो है वो नहीं आती है, तो विचारों में क्लैरिटी कैसे आएगी? तो प्राणायाम के जो है थॉट्स सही तरीके से करने लगते हैं। तो क्या कि ओवर थिंकिंग है, निगेटिव थिंकिंग है, ये आना कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो रोज करते रहना है, बस उससे होगा डेफिनेटली। जी जी मैम जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच राहित कुमार जी। प्लीज आप लोग प्लीज फोकस करेंगे आदरणीय कल्पना शर्मा जी पर, वो हमारे बीच में आए हैं तो उनसे क्वेश्चन आंसर करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे रिजल्ट की बात चल रही है आज ना। तो प्लीज मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ। पूजा जैन मैम, बप्पा योगी बप्पा जी, आप प्लीज पूछिएगा कुछ क्वेश्चंस। सर मेरा आता हुआ क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो गए, इस कारण से हमारा इसका वो कल्पना शर्मा जी की वजह से गलत हुए हैं वो। नहीं नहीं, खुद की वजह से। इनकी वजह से गलत हुए हैं। खुद की वजह से इस बार तो मैं पढ़ा तो था बहुत, अच्छा। मतलब मेरे को क्या नाइट में पढ़ने की आदत नहीं है। इस बार मैं क्या नाइट में 1-2 बजे तक पढ़ता था, सुबह 6 बजे उठ जाता था। तो मेरा मम्मी मना करता था तो मैं सुना नहीं, तो नींद सही से नहीं हो पाए, शायद इस कारण से गड़बड़ हो सकता है। बट क्वेश्चन मेरे को ज्यादा टफ नहीं लगा दोनों पेपर में ही। क्वेश्चन पेपर बिल्कुल हलवा टाइप के थे इस बार। अगर किसी बच्चे ने अगर कंटिन्यूटी में अच्छे से किया है और वो मिस्टेक ना करे, अगर सिली मिस्टेक, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पेपर था, हार्ड नहीं था। दोनों पेपर ही मेरे को सरल ही लगा, डीआई वो हाँ जी, हाँ जी सरल था। जी। जो क्वेश्चन पेपर आया उसको देख करके विद्यार्थियों ने हालांकि बहुत ज्यादा कुछ कहा कि सर ये मिस्टेक है, वो मिस्टेक है, बट ऐसे एक्चुअल में कुछ उतना होने नहीं था। से मेरे साथ क्या हुआ सर, मैं क्या आधार कार्ड में मेरा बचपन वाला छोटा छोटा बचपन के जो फोटो है ना हम्म। वो था। फिर मेरे को क्या आधा घंटा पहले रुकाया था कि वेरिफिकेशन करेंगे, फिर बाद में छोड़ेंगे। अच्छा, तो ठीक इस है। कारण से भी हो सकता है कि नर्वसनेस काम किया। हाँ, तो ये भविष्य के लिए आप सबके लिए चेतावनी है भाई, अपना फोटो है ना वैसा लगाएं जो आपसे वर्तमान में मैं मिलता एक बार जुलता है ना। बताता सर, फोटो ठीक है। जिसका भी बचपन का है वो अपडेट कर लीजिएगा। हाँ, समिता करीमुंगी मैम, आप लगा सकते हैं अपने बचपन वाला, क्योंकि आप वैसे ही हैं बचपन जैसे ही। आपको लाउड है। ठीक। आपको लाउड है, आप बचपन जैसे दिखते हैं। ठीक है, बाकी सब भाई है ना थोड़े बूढ़े बूढ़े लग रहे हैं तो बाकी अपडेट कर लेना अपना ना। ठीक है, ओके। हाँ भी पूछो भी, कल्पना शर्मा जी हमारे बीच में है क्लास में। कि डेली अभ्यास करने के लिए सर ने बोला था, तो वो डेली अभ्यास कोई नहीं छोड़ना। बिल्कुल। तो सर कल्पना शर्मा जी। कंसिस्टेंसी नहीं रहती, जी मैम। कंसिस्टेंसी नहीं रहती सर। हाँ, कंसिस्टेंसी नहीं रहती। थोड़ा सा ना जिद्दी बनना पड़ता है हर चीज को छोड़ करके। अगर तो मैं हर एक काम छोड़ कर, मेरा कितना भी इमरजेंसी हो, कितना भी इमरजेंसी हो, हर एक काम छोड़ कर मेरा फर्स्ट काम होता है कि आपको क्लास देनी ही देनी है, क्योंकि मैंने आपसे कुछ लिया है ना, रिटर्न देना ही है। अगर नहीं दिया तो अगले जन्म में भगवान पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ में, है ना। तो वो कैसे ना कैसे करके मुझे पूरा करना ही करना है। ठीक है? तो कंसिस्टेंसी अगर बनाओगे ना, महर्षि पतंजलि सीधा ही कह रहे हैं, एक सूत्र आता है, सहतु दीर्घ काल सह, वो आता है ना, कहां पर आता है, 15वां है क्या, नैथानी अंबिका मैम। तो दीर्घकालेन सत्कारा सत्कारा सेवितो सेवितो दृढ़ भूमि, ये कितना है, सतत 16 नंबर है क्या समिता करीमुंगी मैम। नहीं सर, तो पहले का 13वां। 13वां, ओके ओके। तो 12वां तो पता होगा स्मिता करीमुंगी मैम आपको। अच्छा। 13वां है तत्र स्थित यत्नाभ्यास। अच्छा, नहीं 13वां नहीं ये सर, है, फिर 12वां। 14वां हाँ ठीक है, बहुत 12वां। बढ़िया। तो ना ये भूलना मत, कभी भी कुछ भी हो सकता है, पूछा जाता है। तो ये 12वां ना कहते हैं, बस आपकी निरंतरता ही आपको दृढ़ बनाएगी, निरंतर रहना। ठीक है, तो पूजा शर्मा जी निरंतर रहे, दृढ़ बन गए। एक और विद्यार्थी आएंगे हमारे बीच में है ना, उन्होंने 4 अटेम्प्ट दिए और फिर वो है ना जीते, जीत हासिल की उन्होंने लास्ट में। ठीक है, तो कहने का मतलब है टाइम लगता है सर, है ना। एक बार में हो जाता है। जैसे अगर कल्पना शर्मा जी की तरह करोगे आप, सारी चीजें छोड़ दो, मोबाइल वगैरह छोड़ दो, और जिद है कि पिताजी जाने वाले काम पर, तो पिताजी का फोन जितनी जल्दी उसके यूज कर लिया जाए, भाई भाभी का जब फोन मिलता है तो उसको जल्दी से जल्दी यूज कर लिया जाए, है ना। कैसे ना कैसे जल्दी से जल्दी यूज कर लो अपना टाइम निकाल करके। और अपने पास इन्होंने रखा, अपने पास भी अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, छोटी उम्र में। ठीक है, इसके बावजूद इन्होंने सारा रास्ता छोड़ करके केवल और केवल जीआर पर फोकस किया, तो इन्होंने मेहनत किया है। तो त्यागना पड़ेगा आपको, अगर कुछ त्याग सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि सभी बच्चे अपना फोन त्याग दो, ठीक है, बट ये है कि डिस्ट्रैक्शन को त्यागना पड़ेगा, जो भी डिस्ट्रैक्शन है बाबा आपके जीवन कहते में। को छोड़ दिया। हाँ जी, हाँ जी। सर चाहे वो, ऐसे ऐप भी है मैं देखा, जो आपका फोन में सोशल मीडिया ऑन होगा ही नहीं। हाँ हाँ, तो जैसे समिता करीमुंगी मैम कहते हैं कि सर अगर एप्लीकेशन से हम कंट्रोल हो गए, तो फिर तो उस एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए फिर टाइम देना पड़ेगा।
ठीक है, तो अपने आप से अनुशासन में आ जाओ ना, अथा योगानुशासनम। समिता करीमुंगी मैम कहते हैं कि ऐप एक्स्ट्रा डाउनलोड करोगे, इधर उधर और पंगे करोगे, है ना, तो उनका क्या फायदा है, फिर उनको मैनेज करने में टाइम देना पड़ेगा, टाइम तो आपका फिर कंज्यूम हो गया। तो इससे अच्छा अपने आप ही कंट्रोल में कि नहीं मुझे चलाना ही नहीं है बस एक्स्ट्रा, है ना, मुझे करना ही नहीं है कुछ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपडेट के लिए मेरा इंटरेस्ट न्यूज में जा सकता है, ताकि न्यूज से कोई बात बन जाए शायद, है ना, शायद कुछ बन जाए बात 1-2%। ठीक है, अदरवाइज न्यूज का कोई करंट अफेयर्स का कोई लेना देना नहीं है हमारे एग्जाम में, उसमें सिलेबस फिक्स है, बस उतना ही आता है। ठीक है, हाँ जी। हेलो, हाँ जी। प्रणाम सर। सर मोहित डॉक्टर मलिक। मोहित मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कक्षा में आए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज आप कक्षा में आएंगे, क्योंकि आप बिजी शेड्यूल है आपका। थैंक यू सो मच सर। सर क्वेश्चन से पहले सर मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, जैसे आज ये सेशन हो रहा है, लाइव सेशन आपसे बात हो पा रही है, तो सर ये वीकली या फिर 15 दिन में, महीने में 2 दिन ऐसा रखे जाए तो सर ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि प्रॉपर बिल गाइडेंस मिलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जरूर 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 सर, जरूर हम कोशिश करेंगे सर, संडे या किसी दिन है ना स्पेशल रखा करेंगे सर, क्लास हिस्ट्री के कम्युनिकेशन करेंगे। जी संडे सही रहेगा। हाँ, जो भी टाइम होगा, मतलब क्योंकि संडे को ना विद्यार्थी लोग, पहले क्या था संडे को भी क्लास चलती थी, जब स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था तो ईच एंड एवरी डे क्लास चली थी हमारी, है ना, किसी एक सिंगल दिन भी नहीं छोड़ा, फिर बाद में कहते सर संडे तो छोड़ दिया करो एटलीस्ट, तो विद्यार्थियों के कारण फिर वो, और सर मेरे जैसे सेल्फ के लिए भी मैं लाइव क्लास क्लास छोड़। सर लाइव क्लास में सर ऐसे क्वेश्चन पुट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि सर उसका भी एक सिलेबस का पैटर्न होता है सर, उसमें बीच में सर एक्स्ट्रा बात नहीं हो पाती। हाँ हाँ। हाँ जी सर। जी और जी। एक सर मेरा पेपर 1 के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन है कि सर जैसे मैंने आपका सब्सक्रिप्शन ले रखा है पेपर 1 का, हाँ जी हाँ जी। तो सर जैसे मैंने सिलेबस ऑलरेडी गो थ्रू हो चुका हूँ सर, मैं सारी यूनिट्स में से मैथ और हाँ डीआई को छोड़ के, हाँ हाँ। तो सर वहां से सर सिलेबस को देख के लगता है सारा सिलेबस आता है, बट सर जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठता हूँ तो सर मेरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते सर, उसका क्या सोल्यूशन है सर? मतलब ऐसे है कि फर्स्ट पेपर को कितना भी पढ़ लो कम ही लगेगा, और ऐसे लगेगा या शायद पूरा ही पढ़ लिया, मतलब आपने जो नोट्स बनाए हैं ऐसे लगेगा ये तो सारे पढ़ लिए, पर पेपर देने बैठोगे ना ऐसे लगेगा ये तो आता ही नहीं, ये तो आता ही नहीं, तो ये हो ही नहीं रहा। और मतलब जितने करते जाओगे ना, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा उसका टॉपिक कवर करो, जैसे कोई भी अभ्यारण का एक्ट आया तो सारे एक्ट पढ़ लो उसी टाइम, ताकि उनको याद कर लो। कोई भी क्वेश्चन बीमारियों का आया कि जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम किसे, तो इनसे जुड़ी सारी बीमारियां पढ़ लो उसी टाइम। जितने मॉक टेस्ट दोगे ना उतना आसान होता जाएगा, और यूनिट कोई सी भी मत छोड़ो, क्योंकि मत के कभी कोई सी यूनिट के ज्यादा क्वेश्चन आ जाते, कभी कौन सी यूनिट के ज्यादा क्वेश्चन आ जाते, मेरे हिसाब से यूनिट छोड़ना नहीं है, सारा करना है सारा। और एक सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था सर, जैसे मॉक लगाते हैं ऐप पे तो सर उसमें स्कोर अच्छा आ जाता है, बट सर को एग्जैक्ट जब क्वेश्चन मतलब पेपर में जाके बैठते हैं तो सर वहां पे इतना मेरा क्वेश्चन मतलब मेरा स्कोर अप नहीं हो पाया, तो सर इसका क्या रीजन है सर, या मॉक टेस्ट में सर ज्यादा इजी क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का सर? नहीं, मॉक टेस्ट देखो वही है सेम जो क्वेश्चन पेपर आए आज तक के, कहीं ना कहीं जब एग्जाम में बैठते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि बच्चा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, तो जो पढ़ के जाता है ना वो एंग्जाइटी में आ जाता है, आते हुए क्वेश्चन फिर गलत होने लग जाते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मोहित मलिक जी ऐसे विद्यार्थी है जिनको शायद अगर आप सिलेबस में कोई भी चीज उठा के पूछो, आप सब प्रश्न का उत्तर दे देंगे वो, बट एग्जाम में जैसे बता रहे हैं कि दिक्कत होती है, फाइनल एग्जाम में जाते हैं और मॉक टेस्ट करते हैं तब भी अच्छा स्कोर आ रहा है, क्योंकि मॉक टेस्ट में हमें ना एंग्जाइटी में नहीं है, हमें रिजल्ट ऊपर नीचे आ जाए रिलैक्स मोड में दे रहे हैं, बट वहां पर फिर हमें ना अपने सालों की मेहनत को लेकर के जाते हैं कि इसका परिणाम हमें चाहिए। घर पे दे देना बस, वैसे ही वहां दे देना। जी। और एक सर मेरा ये क्वेश्चन हमेशा रहता है सर, जैसे कि इस बार सर कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति से आया था सर, गाय वाला क्वेश्चन हाँ था, या हाँ। फिर सर सांख्यकारी का है, सर क्या इनको क्लास से एक्स्ट्रा अलग से पढ़ने की जरूरत है, या सर पीपीटी या एक्स्ट्रा फिर देखो ऑनलाइन ये आप क्वेश्चन पढ़ाते ऐसे हैं? है जो सिलेबस में अगर मैं करवाने बैठूंगा तो एक क्वेश्चन को करवाने के लिए मुझे कम से कम 3 से 4 क्लास एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, वो बोझ हो जाएगा, है ना, तो या तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके आप पेपर 1 पर शिफ्ट हो जाओ, सबसे इजी वे ये है, या फिर ऐसे क्वेश्चन को करने तो सेल्फ स्टडी से आप करिए, सेल्फ स्टडी से, क्योंकि उसको आप फिर सेल्फ करेंगे तो वो बीच में चलते फिरते मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्लास में करवाना भी फिर मतलब अपनी इम्पॉसिबल हो क्लास जाता है। भी नहीं है, मतलब हाँ जी हाँ जी। लेके नहीं बैठ सकते, उनसे अच्छा जो है उनको रट लो। हाँ, जो है ना, जो इजी मोड है जैसे हाँ उपनिषद वगैरह वो डायरेक्ट आने ही आने अपने, तो आने याज्ञवल्क्य उनसे स्मृति आने का दो कोई एंड नहीं है, बहुत बड़ी है, नहीं तो है। अब ये गाय से पूछ लिया, अब किसी कभी कल को किसी और चीज से पूछ सकते हैं, तो वो फिर थोड़ा उस हाँ पर कंट्रोल नहीं वो है कहीं आप ना कहीं। हाँ मेरा जो है किस्मत पे है वो, अगर वो आपका सही हो गया तुक्के में तो किस्मत है, हाँ जी हाँ जी। अगर वहां से नहीं आया तो किस्मत है। जी पर जी। उसके अलावा जो है ना, जो नोट्स में वो सारा याद कर लो, उससे बाहर नहीं आना। हाँ जी, गीता मिश्रा मैम बताइए प्लीज, आपने हैंड रेज किया, पूछिए क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन था मेरा, एक ही प्रॉब्लम होता है, मेरे को आता है टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, पेपर 1 पहले करती हूँ तो पेपर 2 छूट जाता है, पेपर 2 पहले करती हूँ तो पेपर 1 छूट जाता है,
तो वो थोड़ा सा मेरा इशू है। जी जी, कल्पना मैम प्लीज उत्तर दीजिए इनको। वो ऐसे रहता है ना एग्जैक्टली कि अपने यही को बोल तभी तो टाइम बताया है कि फर्स्ट पेपर 1 घंटे में करना और सेकंड पेपर 2 घंटे में, तो ऐसे मैनेज करके चलना पड़ेगा। जैसे एक बार अलग अलग देखे देखो कि मेरे को कितना टाइम लगता है, 1 घंटे में हो जाता है, नहीं मेरे को 1.25 घंटा लगता है, तो फिर देखो सेकंड पेपर में मेरे को फिर कम टाइम देना है। मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी बैठने लगेगी जब जोगे इन्हें मैं 1 घंटे में कर लेती हूँ पहला पेपर, इनमें मेरे को टाइम ज्यादा लगता है, तो फिर आपको ऐसे बैठाना पड़ेगा कि सेकंड में मेरे को कम टाइम देना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन गो थ्रू करने हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचेगा, आइडिया बैठना शुरू हो जाएगा जितने मूव थे वो। तो सिंपल सिंपल लॉजिक ये है कि जो चीजें आती है ना पहले उनको अच्छा टाइम दिया जाए, जो नहीं आती है उनको चाहे कम टाइम भी मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, आने वाली चीज को अगर आप कम टाइम दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो उसमें गलतियां भी हो सकती है ना? हाँ, और फिर मार्को की रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ। हाँ जिन हाँ, में डाउट हो ज्यादा बैठो मत उनमें, पहले सारा एक बार निकाल लो, जी फिर बिल्कुल, मार्को रिव्यू पे वापस देख लेना आगे। जी बिल्कुल। नहीं था नहीं अंबिका मैम प्लीज। सर जैसे मैम बता रही है ना, मैंने किया तो वैसे ही था कि जैसे मार्क कर दिए रिव्यू के लिए, वो सब किए, लेकिन सर जब मैंने मतलब ऐप में टेस्ट देती थी ना, तो मैं टाइम से पहले कर देती हूँ पेपर। कई बार मतलब टाइम रह जाता है काफी सारा कि हाँ अभी तो टाइम है, तो मुझे ऐसा हो गया था कि वहाँ पे भी मैं पेपर में टाइम से पहले ही कर लूंगी और मैं पेपर 1 को अच्छा खासा टाइम दे सकती हूँ। पहले मैंने पेपर 2 किया था, पेपर 2 में मैंने पूरा लेकिन सर जब मैं पेपर 2 करने लगी, तो मैं एक एक क्वेश्चन के प्रति ऐसे हो गई कि ये मैं मतलब एक क्वेश्चन कर लिया है मैंने, जैसे मैथ वाला भी है वो आपने बताया, जैसे एलिमिनेशन सब कुछ कर लिया, उसके बाद मैं दोबारा देखती हूँ कि हाँ मैंने सही किया है कि नहीं किया है, मेरा सही होना चाहिए, इस टाइप से। तो सर बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत ही एंजाइटी बोलो या मैंने खुद के लिए खुद से ही बना दिया था कि जिसमें ऑप्शन भी सीधे सीधे थे कि सीधे डी का फर्स्ट मिल गया, बस ठीक है टिक करो आगे बढ़ो, लेकिन मैं पूरा एक एक मैच कर रही थी कि हाँ ये भी ठीक है ये भी ठीक है। बिल्कुल मैंने ज्यादा टाइम दिया पेपर 2 में, बहुत ज्यादा। अब पेपर 1 के लिए फिर मैंने एक 1 घंटा 5 मिनट और इतने दिया होगा। बहुत बढ़िया। कल्पना घोष सर एक शर्मा जी होता बताइए। मतलब मेरे को ऐसे लग रहा है कि मतलब ऐसे होता है ना कि अपने अंदर जुनून भूख होती है ना करने की, तो अपन कर लेंगे, मतलब कुछ नहीं दिखता, फिर ऐसे होता है ना टाइम निकलता है पढ़ने के लिए, सबके लिए टाइम निकल जाएगा अपने आप। जैसे मेरे को ऐसे 5 घंटे मैं डेली का पढ़ना ही है। मैम पढ़ने का नहीं, ये वहाँ ऑन द स्पॉट जब आप पेपर दे रहे हैं उस समय का है कि मेरे को जब मैं मॉक टेस्ट देती थी ना, तो मैं मॉक टेस्ट में टाइम से पहले कर लेती हूँ पेपर कि हाँ हो गया है, देख लिया सही ऑप्शन कर दिए, लेकिन जब पेपर देने बैठी तो तब पेपर देने में मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम दिया। वो ऐसे रहता है ना कि अपन यहाँ देते हैं तो अपन ऐसे सोचते हैं सबमिट ही तो होगा, ये कौन सा फाइनल रिजल्ट है, तो अपन ज्यादा गौर नहीं हाँ करते, और अपन वहां पे भाई नहीं अगर एक भी गलत हो गया तो इसका फर्क रिजल्ट पे पड़ेगा, नहीं एक भी गलत हो तो अपन ज्यादा ध्यान से देखते हैं। बस ऐसे ना रिलैक्स हाँ होके जैसे घर पे देखते हो बस वैसे ही देना है, ताकि आपने पास वापस देखने के लिए टाइम बचे, वापस देखना तो है जो मैम कर दिया उनको करो। वही वही इसको कैसे क्या क्या किया जाए सर, इसका कुछ सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन दो, वो तो आपके शाम पे है। देव सॉल्यूशन कल्पना जी। मेरे हिसाब से जैसे ना कि आप जब जैसे मेरी मैम ने बताया था, मैंने एमएससी मन से पढ़ाई की है, मतलब ऐसे डिग्री ली नहीं है, डेली क्लास लेना, डेली योगा करना, सब चीजें प्रॉपर की है। तो मैम हमेशा मुझे ऐसे बताती थी कि जब तुम एग्जाम देने जाओगे ना एंजाइटी बढ़ेगी, कितनी भी करो बढ़ेगी, डर लगेगा, तो सबसे पहले नाड़ी शोधन करो। 5 मिनट बचे हैं, 10 मिनट पहले बैठ के नाड़ी शोधन ही कर लो, नाड़ियाँ बैलेंस रहेगी, संयम आएगा, रिलैक्स होगे। जब तक सांस तेज नहीं होगी तब तक एंजाइटी आएगी नहीं। तो 5 मिनट बैठे भी तो रहते हो, एक तरफ नाड़ी शोधन कर लो। मैं हमेशा नाड़ी शोधन करती थी, 10 मिनट पहले ही लग जाती थी कि कुछ ना हो, इसका रिलैक्सेशन होगा। सच में शांत होते हो, सांस धीरे चलेगी और ऐसे लगेगा कि नहीं ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, कर लेगी, बस तू कर लेगी, बार बार कह जाओ कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं कर लेंगे। मैं तो नाड़ी शोधन करती थी, मेरे हिसाब से सबको करना चाहिए, हमारी मैम ने बताया था। यस मैम, आपका कहना बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपको वो नहीं करूंगी, लेकिन सर मैंने ना 15-20 मिनट नाड़ी शोधन किया था,
आई एम सॉरी बट सर मेरे पे वो मतलब उस समय काम किया वो, लेकिन जी जब बिल्कुल। 15-20 क्वेश्चन के बाद मेरे एक या बीच में जैसे ऐसे मेरे जब मैंने देखा है कि मेरे पैटर्न देखा, मैंने चेक किया अपना कि मेरे 15 से 20 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन एक गलत हुआ है, फिर ऐसे ही 15-20 क्वेश्चन के बाद एक गलत हुआ है, या मतलब वो जो गलत हुआ है वो ऐसा है कि थोड़ा बहुत या तो मुझे आता था, या कई बार असर्शन रीजन में फंसी हूँ मैं। तो जब मैं हंसने लगी तो तब मेरी वो एंजाइटी, मेरा दिमाग जो माइंड जो पजल्ड होना वो ज्यादा उस स्टार्ट टाइम हो गया। उस क्वेश्चन को स्किप करो। उस टाइम ऐसे लग रहा है इसमें टाइम ज्यादा जा रहा है, स्किप करो, क्योंकि वो दिमाग खराब कर देगा। इससे तो उससे स्किप करो, अगले क्वेश्चन पे जाओ, उसको मार्क ऑफ रिव्यू पे डालो, ताकि बाद में अपन घूम के आएंगे इस पे वापस। वो एंजाइटी बढ़ा देगा, अगले क्वेश्चन में पहले ही डर जाएंगे अपन। तो हाँ, उसी के ये लिए तो चीज मार्क हुई ऑफ है मेरे रिव्यू। साथ। हाँ, तो जी उसके मैम। लिए फिर ऐसे नहीं हो रहा, मार्क ऑफ रिव्यू पे डालो, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। फिर ऐसे हो रहा है कि सारे क्वेश्चन हो गए, फिर देखो कि ये मेरे को थोड़ा बहुत आ रहा था, पहले इसको कर लेती हूँ। ये तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं आ रहा था, इसको बाद में ही करूंगी, क्योंकि वैसे भी नहीं आ रहा। तो ऐसे सेटअप बना लो। और डरो मत, मतलब डरोगे ना, डर के आदमी चीजें बिगाड़ देता है, मेरे को ऐसे लगता है। हाँ रिलैक्स रहो। जी मतलब बिल्कुल। तो मैम ये आधे ध्यान पेपर रखना तक तो देखो। मैं ठीक थी, आती हुई चीजें आधे बिगाड़ पेपर देते तक तो अपन। ठीक। यस, आधे और पेपर तक तो नारी मैं शब्द बिल्कुल ठीक थी, फायदा उसके करता बाद ही है। हुआ है। मतलब वो ऐसे है ना कि अपने को थैंक पता नहीं, पर वो सच में रिलैक्स करता है, नारी शोधन बहुत करता है, मैंने यस फील मैम, किया यस है। मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम, होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आदरणीय एकता मिश्रा जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं, जो ऑल ओवर इंडिया AIR 1 है। आदरणीय एकता मिश्रा मैम क्लास में है अभी भी? जी सर, जी सर। हाँ, आपका हम स्वागत करते हैं सबसे पहले तो, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत धन्यवाद आपने सच आपका। में कड़ी मेहनत की है। तो सबसे पहले प्लीज मैम, मैं कम बोलूंगा, आप ही बोलेंगे। आप अपने बारे में बता दीजिए और अपनी जर्नी के बारे में बताइए मैम, और फिर सभी विद्यार्थी क्वेश्चंस करेंगे। जी मैम प्लीज। नमस्कार सभी को पहले तो। मेरा नाम एकता मिश्रा है और आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर हियर इन जयपुर ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। और दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा जब मैं सेकेंड सेमेस्टर थी, मैं उसमें थी मास्टर्स में। तो मैंने जब हमारा पेपर 2024 में जून में जो ऑफलाइन हुआ था, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो उसमें मेरा 2 मार्क्स से रह गया था। 194 कट ऑफ गई थी उस टाइम पे, मेरे 192 आए थे। तो मुझे सारे मेरे जितने भी सिले मिस्टेक्स किए हैं, सारे जो भी मैं क्वेश्चन गलत करके आई थी, सब ऐसे दिमाग में घूम रहा था, काश ये सही हो जाता, काश ये सही हो जाता। फिर सेकेंड टाइम मैंने एग्जाम दिया दिसंबर में। उस टाइम पे मेरा नेट हो गया बट जेआरएफ नहीं हुआ था। एंड थर्ड टाइम मेरा अभी जून 2025 में उस टाइम पे एक्चुअली मेरे मास्टर्स के फाइनल एग्जाम्स थे, डेजिटेशन था और इंटर्नशिप वगैरह भी थी। तो उस टाइम पे मैं फोकस ज़्यादा नहीं कर पाई, तो मैं इतना पढ़ के नहीं गई थी। बट स्टिल आई स्कोर 210, बट जेआरएफ तब भी नहीं हुआ था। तो इस बार मैंने अच्छे से एकता पहले जी, से मुझे ये ये बना के जानना रखा था था कि कि आपका मतलब पैटर्न क्या था, पढ़ने का पैटर्न, वो चीज। सब बताऊंगी आपको, मैं एक बार जर्नी बता दूं इस पे। तो पहले प्लीज माइक सभी ऑफ कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, बाद में आपको मौका मिलेगा सभी को बोलने का, फिर पूछ लीजिएगा प्लीज। हाँ जी मैम प्लीज कंटिन्यू एकता जी। फिर मैंने अभी जब एग्जाम इस बार पहले से ही मेरा माइंडसेट था कि हाँ अब तो हो गया, बस अब इस बार तो निकालना है, तो पूरा मेरा उसी तरीके से प्रिपरेशन थी और फिर अब रिजल्ट आपके सामने है। तो एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपको पहली जो टिप ये देना चाहूंगी विच इज माइंडसेट। जब मैंने मास्टर्स में ज्वाइन किया था तब से ही मेरा एक गोल था कि मुझे मास्टर्स होते होते में ही अपना नेट जेआरएफ करना है। थोड़ा सा लेट हो गई अभी, जून जुलाई में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया, बट स्टिल नेट का तो एटलीस्ट था कि वो आपको उसी टाइम पे करना है। क्योंकि एक बार आप सोचते हो कि आपका मास्टर्स हो जाएगा, उसके बाद आप अलग से पढ़ोगे, आराम से टाइम दोगे, उसके बाद आप प्रिपरेशन करोगे और फिर एग्जाम दोगे, तो इससे बेटर है आप पहले से ही एक माइंडसेट बना के लो। और कुछ लोग होते हैं, उनका ऐसा होता है कि जैसे एग्जाम दे के देख लेते हैं कि हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो ठीक, वो भी नहीं। आप पूरा प्रॉपर एक माइंडसेट बना के रखो कि मुझे जेआरएफ करना है तो करना है, नेट करना है तो करना है। उसी तरीके से फिर आपकी प्रिपरेशन भी वैसी चलेगी।
दूसरी चीज होती है, सेकंड पॉइंट मैं आपको बोलूंगी कि आपको एग्जाम देना है। चाहे आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, आपको एग्जाम देना होता है। आपने पढ़ाई की है, आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है उससे मतलब नहीं है। आपकी जितनी भी तैयारी हुई है उसी को अच्छे से करके जाओ और एग्जाम दो। फर्स्ट टाइम जब मैंने एग्जाम दिया था जिससे मेरा 2 मार्क्स से रह गया था, तो मैं ऑलमोस्ट सिर्फ 4-5 यूनिट भी पूरी तरीके से अच्छे से नहीं कर पाई थी। 5 यूनिट ही मेरा टारगेट, मैं उस टाइम मुझे पता था ज्यादा मेरे पास टाइम है नहीं, और उस टाइम पे मैंने सिर्फ 5 यूनिट ही की थी। उस टाइम पे ही मैंने ये जो कोर्स है सर का, तब मैंने उस टाइम पे परचेज किया था। मेरा बैकग्राउंड योगा से नहीं था, तो मुझे स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही थी कि कैसे मैं, बैचलर्स मेरा पीसीएम में था, तो मुझे स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा था कैसे इसको मैं पढूं, इसमें कैसे एग्जाम में आता क्या है, क्वेश्चन क्या पूछते हैं, कुछ आइडिया ही नहीं था। तो इसलिए मैंने कोर्स लिया ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो। बट उसमें भी टाइम मैं इतना मास्टर्स के साथ साथ निकाल नहीं पाती थी, तो सर के जो शॉर्ट वीडियोस थे वही बस देख देख के जितना प्रिपरेशन कर पाई मैं, उसी के बेसिस पे मैंने अपने नोट्स बनाए और उसी के बेसिस पे मैंने एग्जाम दिया। तो वही है कि आपको एग्जाम देना है। जितनी भी आपकी प्रिपरेशन है, चाहे 4 यूनिट की हो, चाहे 5 यूनिट की हो, चाहे 2 यूनिट की हो, जितना हुआ है उसको अच्छे से देकर आपको एग्जाम देना है। क्योंकि ये जर्नी हो सकता है मेरी तरीके से लंबी हो, क्योंकि कुछ कुछ लोग ही होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में अपना पूरा जेआरएफ निकाल देते हैं, बाकी मेरे जैसे होते हैं कि यहाँ लगे हैं लगे हैं लगे हैं, 2 साल हो गए लगे हैं। तो वो हिम्मत नहीं हारनी है और आपको बस करना है। ठीक है। दूसरा, आपका एग्जाम से आपको ये पता चलता है कि नेक्स्ट टाइम आप अगर जब दोगे, तो आपको उसके लिए पढ़ाई कैसे करनी है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर इस बार एग्जाम दिया। मैं हर बार क्या करती थी, जब भी एग्जाम दे के आती थी, जब भी रिस्पॉन्स शीट आती थी, उसमें हर एक क्वेश्चन जो मेरे गलत है सबको मैं नोट करती थी कि ये वाला क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हुआ, क्या मैंने यहाँ पे सिले मिस्टेक की, या फिर मैंने यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गई, आता हुआ भी मैंने गलत कर दिया, या फिर मुझे आता ही नहीं था, मुझे कुछ अलग ही दिख रहा था, ये कहाँ से आ गया, या फिर मैंने ये टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट नहीं किए थे, इस वजह से मेरे को नहीं हुआ। तो जिस हिसाब से फिर मैं पूरा एनालाइज करती थी अच्छे से कि हाँ, अगर मेरी सिले मिस्टेक ज्यादा हो रही है तो दैट मीन्स कि मैं टेंटिव नहीं हूँ, मैं एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर रही। और अगर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ दैट मीन्स मैंने रिवीजन अच्छे से नहीं किया। तो फर्स्ट टाइम जब मेरा एग्जाम हुआ था, मैंने देखा कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन आते हुए भी मैं गलत करके आई। तो मुझे सिलेबस ज्यादा करने के चक्कर में मैं जो पुराना मैंने पढ़ा था उसको मैं अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाई थी। तो नेक्स्ट टाइम मैंने रिवीजन पे अच्छे से ध्यान दिया कि रिवीजन इस बार मुझे अच्छे से करना है और इस तरीके से आगे स्ट्रैटेजी बनानी है। और नहीं, आपको क्वेश्चन ज्यादा नहीं आ रहे हैं, मीन्स आपने सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं किया है। इस तरीके से आपके खुद की आपके एनालिसिस पे ही आपको पता चल पाएगा कि नेक्स्ट टाइम आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस चीज पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, आपकी या गलतियां हो रही है। और एग्जाम देने से एक तो ये भी पता चलता है कि आप एग्जाम देने में आपके जो कई बार ऐसे, मेरी एक फ्रेंड है जैसे, उसकी प्रिपरेशन तो अच्छी हुई बट वहां पर जाके उसको माउस वगैरह इतना यूज करना नहीं आया कि पैराग्राफ इधर उधर कैसे चेंज करना है, मार्क कैसे करना है। वो डीआई में ही उसने इतना टाइम लगा दिया, उसको समझ नहीं आया कि यहाँ से ऐसे देखूं वैसे देखूं, ये करते करते आधा घंटा तो मान लो उसका इसी में चला गया। तो आपको एग्जाम देना आता है, और कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपके देखकर ऐसे लगते हैं कि मान लो आप लोग का इस बार अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ, तो एग्जाम के क्वेश्चंस कुछ देखकर आपको ऐसे लगेंगे कि यार थोड़ा सा ये टॉपिक भी पढ़ लेता या ये भी कर लेता तो अच्छे से हो जाता नेक्स्ट टाइम, और आप थोड़ा सा एक जील आती है अंदर कि हाँ इस बार अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो एग्जाम देना कंपलसरी है आपको, चाहे अगर आपका पूरा माइंडसेट आपने बना रखा है कि आपको जेआरएफ निकालना है, नेट निकालना है, तो एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा। एग्जाम नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी क्या कमी है क्या नहीं। इसके अलावा आप जब भी एग्जाम देते हो, तो एग्जाम देने से आपका एक एप्टीट्यूड डेवलप होता है। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन आते ही देखकर ऐसे घबरा जाते हैं कि यार ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो मैं नहीं कर सकती, आगे बढ़ो, है ना। तो धीरे धीरे आपकी एक एप्टीट्यूड डेवलप होता है, किसी भी तरीके के क्वेश्चन आएंगे आप घबराओगे नहीं, आप उसको थोड़ा सा देखोगे कि हाँ क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा। ठीक है। पहले क्या होता था कि फर्स्ट टाइम मैं, मेरा मैथ्स की तरफ थोड़ा सा कैलकुलेटर वगैरह पार्ट भी थोड़ा सा वीक है, अगर मैं डीआई करने बैठ जाऊं तो आधे घंटे निकल जाते थे। तो फर्स्ट टाइम तो मैं पूरा ही छोड़ के आई थी, मैथ्स को देखकर ऐसी होती थी मैं कि ये तो मैं नहीं कर सकती, ऐसा हो जाता था मेरे साथ। तो फर्स्ट टाइम डीआई में पूरा उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, मेरे पास टाइम भी नहीं मिला ना, मैंने उसको इतना दिया कि मैं उसको करके आऊँ। फिर
मैंने नोटिस किया कि हाँ मेरे को ये डीआई करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने रोज क्या करती मैं, यूट्यूब पे ऐसे आपको पीवाईक्यूज के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे पेपर 1 के, तो उसका मैं रोज सुबह उठकर सिर्फ और सिर्फ उसका डीआई वाला पार्ट देखती थी, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो रोज देखती थी मैं, 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, 5वीं बार थोड़ा सा मुझे भी हिम्मत आने लगी, यार ये तो चलो मैं भी कर लूंगी, एक बार मैं ट्राई करके देखती हूँ। फिर धीरे धीरे वो डर निकला, पहले तो मुझे अपने अंदर से वो डर निकालना पड़ा जो पहले से डीआई से जो मैंने भर रखा था कि नहीं डीआई तुम जाती नहीं है, मैथ्स तो मुझे आता नहीं है, जबकि मैं पीसीएम की स्टूडेंट हूँ, फिर भी कैलकुलेटिव पार्ट से मैं इतना डरती थी। तो फिर मैंने अपने अंदर से पहले वो डर निकाला, फिर मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस करी, फिर धीरे धीरे जो आधे घंटे लगते थे, जब मैंने सेकेंड टाइम एग्जाम दिया था तो मैं अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी कि एग्जाम होने से पहले मैंने डीआई काफी सारे रोज का एक लगाती थी मैं, कि इस बार जो है डीआई हो ना हो। फिर भी इस बार जो एग्जाम दिया था 2 क्वेश्चन मैं गलत करके आ गई थी, डीआई इजी था फिर भी। वहां पे जाके पता नहीं करने लगती हूँ मैं। प्रेशर में हो जाता है, जो आपका वीक पार्ट है वो वहां पर जाके थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देता है। तो ये सब चीजें हैं आपकी। और इस बार अगर मेरा जेआरएफ निकला है, उसका एक सबसे बड़ा श्रेय है मेरे फ्रेंड्स को। हम क्या करते थे कि हम लोग का, मैं अभी जॉब कर रही थी, तो जॉब के बाद शाम को मैं 6 बजे तक आती थी, तो पूरा से थक जाती थी, बिल्कुल एनर्जी नहीं होती थी। तो पहले तो मैं योग निद्रा करती थी या कुछ ऐसे रिलैक्सेशन करती थी या डीआरटी करती थी, रिलैक्स होती थी। उसके बाद रोज का हमारा फिक्स रूटीन था। नवंबर 15 के आसपास से हमने स्टार्ट किया होगा, तो रोज हम 8:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक 2 घंटा बैठते थे। हम तीनों ही ऐसे थे कि हम तीनों की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, कैसे करे क्या करे, वो भी कोई और भी बिजी बिजी हो रहा है, कुछ और किसी और के भी और अलग अलग काम आ रहे हैं, मैं यहाँ पर बिजी हो रही हूँ। तो हमने तीनों ने डिसाइड किया कि एक साथ पढ़ते हैं। और जब हम साथ में पढ़ने लगे तो हमें लगा कि कुछ नहीं तो कम से कम 4-5 यूनिट भी हो जाए, बहुत है 2-2 घंटे। और लास्ट में क्या हुआ कि 25 तारीख के आसपास, 25 दिसंबर के आसपास हमारी पूरी 10 यूनिट कंप्लीट हुई। हम खुद हैरान थे कि इतना तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमारी सारी यूनिट एक साथ हम कर लेंगे। बस एक चीज का हमने ध्यान रखा कि हम कंसिस्टेंट थे, हम में से कोई भी ऐसे छुट्टी नहीं लेता था। मैं कभी गलती से बाहर भी होती थी, कुछ होती थी, तो भी मैं ऐसे ऑन करके बैठ जाती थी और वो लोग डिस्कस कर रहे होते थे और हमारा ऐसे चल रहा होता था। और हम क्या करते थे कि रोज, अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं, ये तो मैंने आपको एग्जाम देने का बता दिया, तैयारी का बता दिया। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो जैसे योग सूत्र है, तो योग सूत्र में कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। चाहे वो सूत्र हो, चाहे वो सूत्र के नंबर हो, चाहे वो सूत्र का टॉपिक हो, कॉन्सेप्ट हो, हर कुछ पढ़ने लायक है। सब कुछ आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। बाकी जितना भी सिलेबस है वो मैंने एक्यूरेट का जो नोट्स है उन्हीं में से पढ़ा है, कुछ ज्यादा मैंने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। बस योग सूत्र जो है वो मैंने 4 किताबों से पढ़ा होगा शायद। वो इधर से मुझे समझ नहीं आ रहा तो यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो नेट से, पर खोज लाती थी मैं कि इसका नहीं मीनिंग तो समझना ये है क्या, ये बोल क्या रहा है, रटने से काम चलेगा नहीं, क्वेश्चन अगर घूम फिर के आ गया तो पता नहीं क्या होगा। तो योग सूत्र तो मैं छोड़ती नहीं थी, उसको मैंने अच्छे से एकदम पूरा, हम लोग घोल के पी गए थे। रोज का हमारा था कि हम 10 क्वेश्चन पेपर कर, सॉरी 10 वो योग सूत्र जो है याद करते थे और एक दूसरे से सुनाते थे। और ऐसे भी पूछते थे जैसे अभी सर पूछ रहे हैं कि हाँ ये वाला सूत्र कौन सा है, 12वां सूत्र कौन सा है, 13वां कौन सा है, तो हम ऐसे कर करके एक दूसरे से पूछते थे। तो नंबर पे कौन, 13 पे कौन सा है, ये इस करके पूरा याद किया। 4th यूनिट में हमें थोड़ी दिक्कत आई थी याद में, तो क्योंकि वहां तक हर लोग इतना ज्यादा पहुंचते नहीं है। फर्स्ट सेकंड तो बड़े जोश में पढ़ते हैं, थर्ड फोर्थ आते आते थोड़ा थोड़ा वो जोश कम हो जाता है, तो उसको हमने से याद किया। इस सूत्र का, पहले वाले सूत्र का मीनिंग क्या है, उसका क्या है, ऐसे कर करके हम लोगों ने याद किया था। मैम शायद आपका नेटवर्क इशू हो रहा है शायद, गीता एकता मिश्रा मैम। हाँ मैं नेटवर्क एक में मिनट हाँ जी प्लीज वाईफाई ऑन कर देती हूँ मैं। हाँ हाँ जी। जी हाँ जी मैम, एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। तो मैम ने बताया कि कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी लगातार रहना, है ना। तो मैम ने 4 अटेम्प्ट दिए हैं, तो 4 अटेम्प्ट से आज जेआरएफ हो नहीं रहा था और आज वो टॉपर है, AIR 1 है ऑल ओवर इंडिया, है ना। तो कंसिस्टेंसी जरूरी है, हार नहीं माननी है और अपने दोस्तों का भरपूर प्रयोग करना है। हम अपने मनोरंजन के लिए यूज करते हैं अपने दोस्तों को, ठीक है, मौज मस्ती के लिए यूज करते हैं, तो क्यों ना उनका यूज हम स्टडी के लिए भी यूज करें। तो इतना कितनी बड़ी बात बताइए कि हम दोस्तों का फिक्स था कि हमें स्टडी तो करनी ही करनी है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैम। थैंक यू सो मच मैम, और प्लीज कंटिन्यू करिए मैम, अगर नेटवर्क ठीक हो गए तो आपके। हाँ जी मैम प्लीज।
बस यही सब चीजें थी सर, बाकी सिलेबस का तो आप अच्छे से आपने बता ही दिया है, उसके लिए तो मैं क्या ही बोलूं। तो मैम आप जॉब करते हुए कैसे मतलब मैनेज करते थे, सुबह टोटल कितने घंटे पढ़ाई क्या करते? क्योंकि मैं सबसे भी ज्यादा एक मुश्किल मेरे लिए यही था जॉब कि कर रहा था, फिर जॉब, छोड़ दिया, बट हाँ, फिर भी कुछ हो नहीं नहीं पाया। नहीं जॉब कर रही हूँ मैं। हाँ, तो ये एक और इम्पोर्टेंट बात है, मुझे ध्यान आया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर मैं ना जॉब कर रहा हूँ और मैं जॉब छोड़ करके नेट जेआरएफ की तैयारी करूंगा। तो मेरा यही कहना होता है कि आप 24 घंटे नहीं पढ़ सकते, कितना भी जोर लगा लो। नहीं फ्री रह हाँ, करके नहीं पढ़ पाओ, जितना आप वही बिजी तो रह मैं करके कह पढ़ पाते हो, उसके मुकाबले फ्री रहकर बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। आप 24 घंटे कोई नहीं पढ़ पाता है, चाहे मैं भी हूं देखिए या कोई और भी मैं है। ये तो कॉलेज में कर रहा था हाँ जी, हाँ जी, राजस्थान में। जी, जी। तो आप अपना एक्स्ट्रा काम अर्निंग वाला करते रहिए, जो भी कर रहे हैं। प्लस में आपको और टाइम निकालना है, अपनी नींद कम करनी है, अपना एक्स्ट्रा टाइम जो वेस्ट हो रहा है कहीं पर वो कम करना है। तो पढ़ करते करते किसी काम को बिजी रहते हुए जब पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से लर्निंग होती है। मैंने ये पाया है विद्यार्थियों के अनुभव से। मैम एकता मिश्रा मैम प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं मेरा भी यही प्रॉब्लम था कि मैं जब थकी आ रही शाम को इतना लेट आ रही हूँ तो मैं कैसे टाइम निकालूं, क्या करूँ। तो आप अपना, आपको चाहे कितना टाइम मिल रहा है, 1 घंटा 2 घंटा 15 मिनट 20 मिनट जितना भी आप निकाल रहे हैं, पर रोज निकालिए। रोज एक अपना एक स्ट्रैटेजी बनाइए। हो सकता है शायद आप पूरा सिलेबस ना कर पाओ, पर आपको अपने टाइम के हिसाब से आपको एक बनाना है कि आपको 5 मिनट तो करनी है इस एग्जाम से पहले, तो आप इतना करिए। आपको लग रहा है कि मेरे पास ज्यादा समय है नहीं, तो आप 4 महीने 5 महीने से अपना पहले स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि लास्ट के 2 महीने में अगर आपका नहीं हो पा रहा है, आपको पता है आपको ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं, तो 4 महीने 5 महीने से पहले पूरा स्टार्टिंग से ही अपना पूरा बना के रखिए कि आपको इस महीने के अंदर ये इतना तो कवर करना है, फिर इस महीने के अंदर ये इतना कवर करना है। बाकी आपको सैटरडे संडे अगर कुछ जिस दिन छुट्टी मिल रही है उस दिन आराम से आप 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जितना दे सकते हो उतना दीजिए, पर डेली का जो आपका है उसको मत छोड़िए। मैम पूजा वर्मा जी प्लीज, आप कैमरा ऑन कर सके मैम तो जैसे कैमरा कि ऑन हम करके। एग्जाम देते हैं पूजा ना, उस टाइम घबराहट बहुत ज्यादा होती है, और पूजा फिर जी, जब हम पूजा जी, बाद में पूजा एग्जाम जी, देते हैं। पूजा मैम प्लीज, आप अगर कैमरा ऑन करके पूछ सकते हो तो प्लीज कैमरा ऑन करके पूछ लीजिए। एकता मिश्रा मैम को भी थोड़ा आप दिख जाएंगे। आज तो मैंने भी ऑन कर लिया। तो आप भी कर लीजिए। पहली बहुत बार सारे देखा है। स्टूडेंट गुरुजी हाँ जी। आपको पहली बार देखा। अच्छा ऐसा है बहुत क्या? सारे स्टूडेंट ऑब्जेक्शन अच्छा देते हैं कि हम गुरुजी को देख नहीं पाते। अच्छा अच्छा। ठीक है। आज नहीं, पूजा जी प्लीज हाँ सर मैं करिए, क्वेश्चन करिए। हाँ जी। सर जैसे कि हम एग्जाम में बैठते हैं ना, तब तो हमें सब कुछ आता है, और जब हम अटेम्प्ट करते हैं ना उसमें गड़बड़ हो जाती है, और बाद में हम करते हैं ना एग्जाम, उसमें हमें पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हम कर पाते हैं। मतलब आप एग्जाम जब देने जाते हो तब आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता ऐसा? तब मैम घबराहट के कारण है ना, क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं हमसे। मैंने हाँ जैसे एग्जाम दिया ना, तब मेरे कुछ 10 के समथिंग क्वेश्चन है गलत हो गए। तो मैंने जब बाद में किया ना, वो मेरे ठीक हो गए सारे के सारे, मैंने बाद में चेक भी किए हुए हैं। हाँ हाँ, वो आपका थोड़ा बहुत तो प्रेशर रहता है, उस प्रेशर के ही वजह से हम लोग थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं कि वहां पर क्वेश्चन आते हुए भी दिमाग में आता नहीं है। एक तो आप अपना रिवीजन अच्छे से करके जाओ, ताकि ठीक ये है। चीज ये प्रॉब्लम जो है वो तो हो ही ना। दूसरा, एग्जाम से पहले आपके पास जितना टाइम मिलता है उस टाइम पर मस्त आराम से चिल करो। मैं तो सो जाती थी कई बार, 1 2 बार मैं बगल वाले को बोल देती थी कि इनकेस अगर स्टार्ट हो जाए तो मुझे उठा देना, मुझे नींद से आ रही है। अपना बढ़िया आराम से मेडिटेट करो, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है अपने आप को, जिससे आप रिलैक्स फील करते हो। ठीक है, अपने आप को जितना रिलैक्स रखोगे उतना, जैसे एग्जाम है फिर एकदम पूरा वैसे वाले मोड पे आ जाओ कि अब करना है फाइट। ऐसा। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैम आपकी स्कोर मैम कितना बना इस बार? मेरा है मेरा 140 सर। 240। 240, 240, 140 नहीं 240। वाह। बहुत बढ़िया। AIR 1 है तो ज्यादा तो जाएगा ही। ऐसा ही मैं बाकियों के देखकर सोचती थी इनका कैसे आ गया 240 238, इतना कैसे जाएगा, इतना कैसे होगा। पेपर वन में कितना सही किया? 30 क्वेश्चन। थोड़ा सा रुक जा, थोड़ी देर फिर आता हूँ। तो इधर 90 हो गए पेपर टू में। जी हाँ जी हाँ जी।
हेलो मैम, मैम आपका सिलेबस कवर करने का क्या पैटर्न रहता था, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा आप शेयर करिए। हाँ, सिलेबस कवर करने का मेरा ऐसा रहता था, मैं हटियो वगैरह जो है ना उनसे स्टार्ट करती थी, या फिर जैसे जैसे यूनिट 3 है, पता है अच्छे से स्कोरिंग है ना, तो यूनिट 2 यूनिट 3 से स्टार्ट करती थी, फिर उसके बाद हटियोग जो है वो अच्छे से करती थी, फिर उसके बाद यूनिट 1, और फिर बाकी के यूनिट्स जो है अगर टाइम मिलता था तो ठीक, नहीं तो फिर वो यूनिट्स बस ऐसे एक बार देख लेती थी। और साथ साथ पेपर 1 का मेरा साथ साथ चलता था, तो उसके पेपर 1 का मैंने पूरा तरीके से पूरा सिलेबस किया नहीं कभी भी, बस मैंने मैराथॉन्स ही अच्छे से की हैं। 2-3 यूट्यूबर्स थे जिनकी मैं फॉलो करती थी, तो उन्हीं के मैं मैराथॉन्स जो है हर बार उन्हीं के वीडियोस वगैरह, वीआईपी टॉपिक्स है या उनके मैराथॉन्स वगैरह है, उन्हीं को बार बार देखती थी, क्योंकि बार बार आप अगर चेंज करते हो, एक पहले आप किसी और का पढ़ रहे हो फिर आप किसी और का पढ़ रहे हो, तो वहां पर भी आपको एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एक ने आपको अलग एग्जाम्पल से सिखाया है, बाकी आप किसी और का पढ़ोगे उसने अलग एग्जाम्पल से सिखाया है, तो एक ही का रखो ताकि आपको दिमाग में भी वो रहे, पहले से आते ही आपको उसका बताया हुआ एग्जाम्पल याद आ जाए कि हाँ उसने इस तरीके से बताया था, ऐसे। मैम जैसे ये एनाटॉमी है और थेरेपेटिक योगा है, मैम इनको बुक से भी कवर करते थे या फिर जैसे क्लास में से ही कुछ? एनाटॉमी फिजियोलॉजी का तो मेरा ऐसा था, मैं मास्टर्स कर रही थी तो हमारा मास्टर्स के साथ साथ में वो चीज़ कवर हो गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बाकी सर का जो नोट्स में है वही 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 सब चीज़ें मैंने उसको भी अच्छे से पढ़ा था। और थेरेपेटिक का तो वही है अपना, जो हमने मास्टर्स में सीखा है वही चीज़, उसी के बेसिस पे मैंने आंसर्स करे हैं। मैम प्लीज इनको ये बोलो कि नहीं मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा था, अगर आप ये कहो ना इतना ही पढ़ा था, ये उतना ही पढ़ेंगे, फिर इनका कहो नहीं मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा था, सारी किताबें खंगाल दी थी मैंने इधर उधर। ठीक है, ऐसे बोलो इनको, ये ज्यादा पढ़ेंगे फिर। जी मैम प्लीज कंटिन्यू करिए। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आपको मतलब बहुत बहुत बधाइयाँ, मुझे भी बहुत खुशी हुई है थैंक यू। आपका स्कोर से मुझे बहुत खुशी हुई है। दूसरा कि जिससे आपका 240 स्कोर रहा, तो मुझे थोड़ा पेपर 1 के रिगार्डिंग पूछना है कि मेरा पेपर 1 वीक भी है, और दूसरा ये है कि मेरा मीडियम मेरा। आपकी आवाज चलेगी। नैथानी मैम आवाज आपकी नैन्सी मैम ऑफ हो गए। ऑफ नहीं, जिंदा है, आवाज चली गई मैम आपकी। मतलब माइक ऑफ हो गए। आप कह रहे हो कि हिंदी मीडियम है आपका पेपर 1 का? नैथानी मैम हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर कोई और विद्यार्थी है तो वो पूछ लीजिए पहले क्वेश्चन। आदरणीय डॉक्टर मोहित मलिक जी, आपका क्वेश्चन हो गया? हाँ जी सर, हो गया सर। ओके ओके सर, हाँ कोई और है तो कोई और पूछ लीजिए, नैथानी मैम का शायद नेटवर्क का इशू है। प्रियांशी यादव इंसेन मैम क्लास में है क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या सर? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, हाँ जी। मैम मैं ये कह रहा था कि जो इंडिविजुअल्स हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रोसेस में हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि उसके साथ साथ वो रिसर्च को पहले से करना शुरू कर दें, मतलब रिसर्च एसोसिएट के पोजीशंस पे, तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए, कहाँ से देखनी चाहिए? और आप जैसे ऑलरेडी टीच कर रहे हैं, तो कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई वैकेंसीज आती हैं क्या ऐसी? क्योंकि आगे जाके रिसर्च ही करना है, तो फॉर द टाइम बीइंग जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास एक एक्सपीरियंस पहले से उस चीज की रहेगी, तो उधर हमारा समय बच जाएगा वो। तो इसके रिगार्डिंग आप थोड़ा हमें गाइड कर दीजिए। इसके अलावा मैं कह रहा था मैम कि अब जैसे जिनका योगा थेरेपी है मास्टर्स में, तो उनके लिए फिलोसॉफिकल चीजें जो 5th यूनिट के बाद की चीजें हैं वो इजी पड़ जाती हैं, और जो शुरू के 5 की यूनिट है वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाती हैं, क्योंकि वो पूरी थ्योरेटिकल है। और जिनका योगिक साइंस वगैरह है, उनके लिए पहली 5 इजी पड़ जाती हैं, और बाद की 5 जो है उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ जाता है। तो आप बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा स्पेसिफाई करके 5-5 यूनिट का, जैसे जो जिनका पहला 5 वीक है तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ने की, रिवीजन कितना वो करें, या जैसे जैसे कैसे कितना मेमोराइज करने की आवश्यकता है उनको, और कौन सा सेक्शन जो है यूनिट्स का, 5 यूनिट्स का कौन सा सेक्शन ज्यादा मेमोराइज करने वाला है और कौन सा ज्यादा समझने वाला है, ये भी थोड़ा आप बताइएगा प्लीज मैम। तो ये 2 सेक्शंस में मेरे क्वेश्चंस थे
प्लीज इनको क्लैरिफाई कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम, और कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। पहले तो आपने रिसर्च की बात करी, तो रिसर्च के बहुत सारे सर ऐसे मास्टर्स के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है जहाँ पर आप जा सकते हैं, जैसे एम्स हो गए, निम्हांस हो गया, ऐसे बहुत सारे आप मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आप एज अ रिसर्च एसोसिएट जॉब पे जा सकते हैं। दूसरा, आप जब मास्टर्स में होते हैं उस टाइम पर आपका डेजिटेशन होता है, और आप चाहो तो मास्टर्स में ही वहीं से आप अपना पेपर वगैरह जो है उस पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, रिसर्च पेपर्स पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपके जो सीनियर्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, आप उनके साथ मिलके आप उनकी स्टडीज में भाग ले सकते हैं, ताकि उनके जो पब्लिशिंग हो उसमें आपका भी नाम हो, तो आपके नाम की भी एक पब्लिश हो जाएगा। मैम जब मास्टर्स में थी तभी मेरा एक केस स्टडी जो है वो पब्लिश हो गया था, तो उसकी मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, क्योंकि हमारा मास्टर्स होते ही एम्स में एक बार जॉब निकली थी योगा थेरेपी की, थेरेपिस्ट की, उसमें मैं गई थी। तो वहां पर मेरा, उन्होंने मुझे एज अ वेट लिस्ट लिया था, फर्स्ट नंबर पे तो मेरा नहीं आया, बट उन्होंने सिर्फ मुझे इसीलिए कंसीडर किया क्योंकि मेरा पेपर पब्लिश था। तो आप लोग मास्टर्स में ही आप अपने कॉन्टैक्ट्स इस तरीके से बनाइए कि अगर आप मास्टर्स आपका हो भी जाए उसके बाद भी अगर उनको कोई रिसर्चेस करनी है तो आप उनके काम आ सके। अपने खुद पे लेवल पे आप जो है, आप अगर कोई थेरेपी क्लासेस लेते हैं, कोई भी किसी तरीके की अगर आप थेरेपी क्लासेस लेते हैं तो उस पे आप केस स्टडी कर सकते हैं, या आपका पूरा बैच है आप अलग तरीके से ले सकते हैं, प्रेगनेंसी पे ले सकते हैं या आई डिजीजेस पे ले सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ों पे आप ले सकते हैं। अपना खुद का एक बैच बनाइए, उन पे आप अपना इंटरवेंशन दीजिए, उस चीज़ को आप अपना फिर किसी गाइड के साथ में पब्लिशिंग के लिए लेकर जाइए। तो जितने आपके पेपर पब्लिश वगैरह होगा, आपको रिसर्च में आगे जब आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दूसरा, आपने पूछा कि थेरेपी वाले जो बच्चे होते हैं उनका लास्ट वाले जो 6 to 10 जो यूनिट रहती है वो इजी रहता है, बट वो उनका नहीं होता। तो मुझे भी स्टार्टिंग में यही था। जब मैंने अपना जो मास्टर्स किया है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से किया है। तो यहाँ पर मेरा एमएससी योगा थेरेपी था, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में वहाँ पर योगिक साइंस है। तो मेरा पहले से ही गोल था कि मुझे नेट जेआरएफ करना है, तो मैं उस टाइम पर थोड़ा सा ये थी कि मुझे तो नेट जेआरएफ करना है और योगिक साइंस का ही हरियाणा में होता है तो मुझे वहीं जाना चाहिए। बट ज़्यादातर मुझे वहाँ के सिलेबस के हिसाब से मैंने देखा सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान का, तो वहाँ पर उनके सिलेबस साइंटिफिक थोड़ा ज़्यादा है, साइंटिफिक उनका थोड़ा वो चीज़ें ज़्यादा है, तो मुझे लगा कि थोड़ा वहाँ सीखने की चीज़ें ज़्यादा मिलेगी, बाकी नेट का जो हम अलग से पढ़ना होगा, इसलिए मैं स्टार्टिंग से पढ़ लूंगी। तो वही मेरे दिमाग में भी गोल था कि यहाँ पर मुझे जो साइंटिफिक है वो तो पूरा प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा, बट योगिक साइंस वाला जो नेट जेआरएफ के लिए मुझे अलग से पढ़ना है पहले 5 यूनिट, वो मुझे स्टार्टिंग से ही करने पड़ेंगे, खुद से ही करने पड़ेंगे, वो कोई आके मुझे नहीं कराएगा। इसीलिए मैंने एक्यूरेट योगा का जो है अपना ये कोर्स लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से पढूं, किस तरीके के इन 5 चैप्टर्स के क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं, क्या होता है। तो मैंने इसीलिए वो गाइडेंस लेने के लिए ही सर का ये कोर्स लिया था। और बाकी जी आप मैम, आयुर्वेद थैंक का पूछ रहे थे कि कौन से सिलेबस में ज़्यादा बेटर रहता है, तो आप कौन से मतलब सब्जेक्ट, कौन से यूनिट का आप ज़्यादा पूछ रहे थे, तो जैसे मैंने आपको इसका बताया पतंजलि योग सूत्र का, तो पतंजलि योग सूत्र का आपको तो पूरा डीपली आप जितना पढ़ सकते हो अलग अलग उससे, अलग अलग बुक्स से, या पूरा अंडरस्टैंडिंग जिसकी आपकी उसके अच्छे से बिल्ड हो सकती है, वैसी बुक्स वगैरह आप देखो, उसको पढ़ो, ऐसे पूरा अच्छे से उनको कंप्लीट करो। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम जैसा आपने बोला, अभी रिसेंटली मैं अपीयर भी हुआ एक इंटरव्यू के लिए जो कि रिसर्च ओरिएंटेड था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेरे ओएफएस प्रीप्रिंट्स हैं, मैंने रिव्यूज पे काम कर रखा है, प्रोस्टेट कैंसर पे आईएवाईटी प्रोटोकॉल डिजाइन किया, वो सारी चीजें हैं, और एपिलेप्सी पे भी है। हमारे यूनिवर्सिटी का रिसर्च कल्चर थोड़ा लैक कर रहा था, तो हमें वो एक्सपोजर नहीं मिला कि हम पब्लिश कर सकें, पर अपने लेवल पे जो काम किया हमने किया। तो अब प्रॉब्लम यही आती है मैम कि वो पीयर रिव्यूड जर्नल्स आपके पब्लिश होने चाहिए, ऐसा वो मांगते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। ये यहाँ पे लैकेज आ जाता है। हम ये जरूर चाहेंगे मैम कि आगे सर के थ्रू अगर कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आए, या आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर जनरेट करते हैं, तो प्लीज हमें कंसिडरेशन दीजिएगा, उसमें बड़ी हेल्प हो जाएगी आपकी वजह से। अ, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बट सर, मेरा आपका गाइड का बहुत बहुत रोल रहता है, मतलब आपका गाइड अगर उनका फेस वैल्यू अच्छी है ना, उनके बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, तो उनके बेसिस पे आपके पीयर रिव्यू जो जर्नल्स है उसके अंदर उनके नाम से ही चीजें जो है हो जाती है।
है ना? तो आपका जो गाइड है, आप किस अपने गाइड को चूज करते हैं, किनकी हेल्प ले रहे हैं, किसके अंडर आप अपना काम कर रहे हैं, उसका भी काफी रोल रहता है। जी मैम। दो विद्यार्थी पूजा जी और एनी जी, आपने हैंड रेज किया, प्लीज पूछिएगा क्वेश्चन। हेलो एकता हाँ जी, जी जी। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एनी मैम, थैंक यू आपका सो कैमरा ऑन हो मच। सकता है क्या, अगर पॉसिबल है तो प्लीज। कैमरा आपने बंद कर रखा है? हाँ? अच्छा, ऐसा है क्या? नहीं, मैंने बंद नहीं कर रखा है, सभी अपनी मर्जी से ऑन कर सकते हैं, सभी का ऑन अधिकार है आज। हाँ जी। न्यूज अच्छा, का कैमरा बंद है। कहाँ से खोलूं, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा अच्छा, शायद आता नहीं होगा। अच्छा, हाँ जी ओके, मैम, नमस्कार, प्रणाम। हेलो, नमस्कार। ओके। और कैसी हैं मैं एकता जी? बढ़िया हूँ। इनको जानते हैं एकता मिश्रा जी क्या आ आप? करके कैसी हैं? एकता मिश्रा मैम, डॉक्टर हाँ सरिता जी। प्लिस्ट मैम। हाँ 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 हाँ, यस अच्छा, मैम। आपकी वीडियोस देखी है मैंने। हो ओके, आपका ओके, आपकी योग सूत्र की मैंने वीडियोस देखी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, सीरियसली। थैंक यू सो मच। जो लेकिन इनका योग आपने सूत्र की हमारा वीडियोस एक बार देख लेता सर, है, वो विद्यार्थी मुझे कहता है कि सर मुझे उनकी देखनी है, आप वाली नहीं देखनी, वो सीधा मुझे ये बोलता है। हाँ हाँ सर, आपकी तो नहीं देखनी, इनकी देखनी है। जिस तरीके से मैम पढ़ाती है उसके बाद तो किसी की नहीं देखनी। लेकिन आपने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। सच में थैंक प्राउडफुल यू सो मोमेंट है मच, एकता मिश्रा थैंक यू मैम, थैंक बहुत यू। प्राउडफुल मोमेंट है आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से आज मिलके। मैंने सर को भी अभी आज तक नहीं देखा था, बस उनकी आवाज ही सुनी थी। आज पहली बार इनसे भी भेंट हो रही है, आपसे भी। अच्छा लग रहा है बहुत। चलिए ठीक मैं है। मैंने 4 महीने का एक कोर्स था। मैं ऐसे थी कि काश और थोड़ा सा लंबा होता, आपकी और वीडियोस में देख पाती और थोड़ा सा सीखने को मिल पाता। जी तो जी। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि ऐसे खत्म हो गया। तो भी आपने बहुत अच्छा कर लिया, और बहुत, आप एग्जाम्पल हैं एक्चुअली दूसरे बच्चों के लिए, बिल्कुल। जो फुल टाइम अपना देते हैं लेकिन इतना अचीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने जो ट्रिक्स बताई है, या शायद आगे बताने जा रही हैं, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो मे बी वो होपफुली बहुत काम आएंगे बच्चों को, क्योंकि वर्किंग होते हुए भी आपने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है ना, तो ये हाँ मैम, अपने आप में बहुत 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 अच्छी बात है। ये और मैम सारे बच्चे इसका फायदा उठाएंगे। मैं खुद इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ, बच्चों को मैं जिद करता हूँ, बच्चे कहते हैं कि हम छोड़ करके सब कुछ फिर पढ़ेंगे, तो ये सब कुछ छोड़ करके पढ़ने वाली स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग है। चाहे आप कितना भी पढ़ने वाले हों, इतना कोई कंपटीशन भी हार्ड नहीं है नेट जेआरएफ का एग्जाम योगा का, मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ छोड़ करके पढ़ो। आईएएस आईपीएस कर रहे हो तो अलग बात है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो उसमें छोड़ा जा सकता है सब कुछ, बट यहाँ पर तो सब कुछ करते हुए करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, मुझे लगता है। डिपेंड करता है सबके हाँ अपने शेड्यूल पे, माइंड पे, सबका एक जैसा नहीं होता है। हाँ जी। तो बाकी मैम बच्चे अपना 24 अपना घंटे पढ़ नहीं एक्सपीरियंस। जाते, पढ़ने के बाद और ज्यादा पगला जाते हैं दिमाग। मेरा हाँ, इस बार ऐसे ही हुआ। वो मैं देख रही हूँ पप्पा जी, हाँ। वो देख रही मेरा हूँ। दो मैं मेरा तीन मम्मी से कभी डांट नहीं खाया, और मेरे मम्मी हर दिन डांटते मेरे को बोलते बहुत तेरे को अच्छी कितना बात है, बोला मेरी रात को डांट नहीं भी सुननी पढ़ने के लिए। बाकी है आपको। कोई बात नहीं, अभी बाकी है, आना मेरी क्लास में जरा। ठीक, कंटिन्यू करिए प्लीज। जी, किसी अन्य विद्यार्थी का कोई प्रश्न है प्लीज पूछ सकते हैं आप, हैंड रेज किया हुआ है कई विद्यार्थियों ने। यस डांट मैम। तो सर मुझे आपकी उससे डर लगता है। कई बार मैं आपकी वीडियोस देखती थी ना लाइव क्लास में, आप में से बोल बोल के लोगों को डांटते थे कि मैं ऐसे देखती थी इनकी लाइव क्लास में तो नहीं आना कभी, ये तो सामने से देख के कर लेंगी। नहीं नहीं, बच्चों के प्रति प्रेम इतना होता है कि बच्चे उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और मुझे अधिकार देते हैं कि हाँ डांट सकते हैं, तो मुझे भी अधिकार मिल जाता है कहीं ना कहीं, वो जब वो पढ़ते हैं ना जब बच्चे, तो एक्टिव हो जाते हैं इसी तरीके से, क्योंकि ऑनलाइन में कोई पूरा एक्टिव अधिकार करने का था। तरीका नहीं है। जी हाँ जी। मैम। जी। हाँ, आप पूछ रहे थे। मैम, मैं वो कह रही थी कि जैसे मेरा पेपर वन है ना, तो पेपर वन मेरा हिंदी मीडियम में, मेरा हिंदी मीडियम ही है। तो उसमें मुझे मतलब ऐसा लगा, या मुझे शेफाली मैम ने भी बताया था कि आप जो पेपर वन है उसे इंग्लिश में करो, इंग्लिश के वर्डिंग ज़्यादा सही सुटेबल रहती है। बट मैम अभी मैं मतलब जैसे नोट्स बना रही हूँ, तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मतलब कुछ वर्ड्स हैं जो मुझे बनाते समय, जब मैं सर की वीडियो से नोट्स बना रही हूँ उस समय, तो मुझे समझ में आ रहा है
लेकिन कुछ टाइम बाद मतलब वो वर्डिंग मेरी मैं भूल जा रही हूँ कुछ चीजें, या मुझे समझते हुए भी ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा थोड़ा टफ है यार, ये कैसे होगा इस टाइप से। तो मैं मतलब उसमें कैसे करूँ? पेपर 1 के लिए तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको इंग्लिश में ही करना चाहिए। अगर आपको हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल है तो ठीक है, आप हिंदी में ही कर सकते हैं। आप भले आप यूट्यूब से कर रहे हैं या फिर अगर एक्यूरेट योगा से भी कर रहे हैं, जिससे आपको ठीक लग रहा है आप हिंदी में करें। मैम एक्चुअल में होता ये है ना कि जो हिंदी के भी कुछ वर्ड काफी सारे वर्ड्स तो मैं अवेयर हूँ उनसे, लेकिन मैम कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं वो बहुत टिपिकल हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे फिर इंग्लिश में शिफ्ट होना पड़ता है। और मैम बहुत मतलब हिंदी में समझ में तो आ जाता है, लेकिन इंग्लिश में भी आता है समझ में, लेकिन कुछ टाइम बाद ना मैं भूल जाती हूँ उन वर्ड्स को। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार बहुत टिपिकल है, पता नहीं क्या पूछा है। और कुछ जो कॉन्सेप्ट इंग्लिश में ही जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहते हैं, उनमें तो ये पता है कि हाँ ऐसे ही होना है, एक माइंड मैप बना हुआ है कि हाँ ये तो चलेगा, ऐसे ही चलेगा, ठीक तो है। ये वही वाली बात होगी ना, ना हमें हिंदी अच्छे से आती है ना हमें इंग्लिश अच्छे से आती है, हम बीच में अटक जाते हैं। तो फिर आप ऐसे यस ही मैम करिए, जो हिंदी। आपके टॉपिक्स हिंदी में अच्छे से आपको समझ आते हैं उनको हिंदी में अपना आपका जो भी आपने माइंड मैप बना रखा है, जो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ रखा है, कॉन्सेप्ट उसे हिंदी में सीखिए अच्छे से, बट इंग्लिश भी उसका देखिए कि इंग्लिश उसका क्या है ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। सर जो भी नोट्स देते हैं आपने देखा होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में ही देते हैं, तो आपको यस मैम। दोनों में ही आपको वो मिल जाता है। और आगे के लिए बेटर तो ये रहेगा कि आप इंग्लिश में करें, क्योंकि आगे जितना भी आप यस करेंगे मैम। आगे अपना जो काम है ना वो इंग्लिश का ज्यादा है। तो बेटर रहेगा अगर आपको कॉन्सेप्ट हिंदी में आता है फिर भी आप उसको इंग्लिश में भी देखिए एक बार क्या है वो क्या है ना। बाकी कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जी। जो आपको इंग्लिश में नहीं समझ आते, आप कंफ्यूज होते हैं। हितोपदेश वगैरह वाला जो टॉपिक है वो इंग्लिश में अगर देख लोगे तो आप पागल हो जाओगे। हम योगा वाले हैं, उनके लिए तो बिल्कुल भी इंग्लिश में अगर देखने का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो हिंदी में ही देखो वही better है। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप हिंदी में अच्छे से कर सकते हो तो आप उसको हिंदी में ही करो। कुछ जो है अगर आप उसको इंग्लिश में अच्छे से कर सकते हो, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया बट इंग्लिश में भी उनको समझो कि ये क्या है ना। हायर एजुकेशन वाली चीजें हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड वाली चीजें हैं, रिसर्च वाली चीजें हैं, क्योंकि रिसर्च वाला जितना आप हिंदी में घुसोगे आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो रिसर्च वाला तो यस जितना हो मैम। सके आप इंग्लिश में रखो, है ना। वो थोड़ा आप स्मार्टली उसको प्रिपेयर करो, क्योंकि आपका ये प्रॉब्लम है तो आप स्मार्टली प्रिपेयर करो उसको। ठीक। मैम यस मैम। रिसर्च के इस बार न्यूमेरिक थैंक यू क्वेश्चन मैम। आया ना पी वैल्यू वाला, तो उसको कैसे वो करे? सर एक वो बार थोड़ा वापस बताइए क्या पूछा आपने। रिसर्च में जो न्यूमेरिक क्वेश्चन आता है ना, न्यूमेरिक पार्ट रिसर्च में, वो वाले पूछ रहा था। न्यूमेरिक सर रिसर्च के मैंने इतने ज्यादा देखे तो नहीं है जो योगा में आए हो। रिसर्च के बाकी सब्जेक्ट्स के मैंने देखे हैं कि जैसे वो ग्राफ दे देता है और आपसे पूछ लेता है कि कितना इसका कितना है, ये इसका कितना है, या फिर स्टैटिस्टिकल जो है वो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बट हाँ योगा पी में पी इतने मैंने वैल्यू नहीं पी देखे। वैल्यू जो है ना वो क्वेश्चन आया था एक दो। हाँ वो आपका कुछ एक आधा बेसिक जो है वो चीजें पूछ लेते हैं कि आप सिग्निफिकेंस पी वैल्यू जो है वो कितने पे रहता है, ये सब चीजें तो सब बेसिक है, वो न्यूमेरिकल वगैरह में तो नहीं कंसिडर होगा। हाँ आपसे अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया और उसका ये सब चीजें पूछ ली, स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, वो थोड़ा सा आपका टिपिकल में आ जाता है, वो आपका रिसर्च के थोड़े से कैलकुलेटिव पार्ट में चला जाता है। उसका भी आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब वगैरह पे आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वैसे तो मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा डीपली योगा के लिए पूछेंगे स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस, बट अगर आपको पढ़ना है, आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे आपको काफी सारी वीडियोस मिल मैम जाएंगी। लॉजिकल रीजनिंग कहाँ से किया आपने? लॉजिकल रीजनिंग पर थोड़ा मैंने दिक्कत। सब सब यूट्यूब से ही किया है, वो देख लेती थी मैं जहाँ से मैराथन्स वगैरह और यही सब चीजें ज्यादातर मैं करती थी। आदरणीय डॉक्टर समिता मेरा करीमुंगी सर मैम क्लास में है क्या? नहीं होते हैं इधर। जी स्मिता करीमुंगी मैम। क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हैं ना थ्योरी तो पढ़ लेते, तो तब वो क्वेश्चन बनते नहीं लॉजिकल रीजनिंग। पीवाईक्यूज करिए सर। मैं कुछ एक दो ऐसे यूट्यूब चैनल्स है जो जैसे आप जैसे सर भी कराते हैं ना, जो आपका टॉपिक हो गया उस टॉपिक से रिलेटेड फिर बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे, तो इतने आप 20 25 30 50 क्वेश्चन जब आप कर लेते हो एक ही टॉपिक से रिलेटेड, तो आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट घुस जाता है। अब स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है,
आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब एक आपने क्वेश्चन किया तो आप स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वापस बनाओगे, वापस PQRS लिखोगे और वो सारी चीजें बनाओगे अपना जो भी है ना। तो आप जितनी बार वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, हर बार वो अपना AEIO वाला जो है वो पूरा हर बार बनाओ। जितनी बार बनाओगे वो कॉन्सेप्ट और गहरा होता जाएगा और दृढ़ होता जाएगा, है ना। तो वैसे ही आपको टॉपिक वाइज करिए, जहां पर आपको ऐसे डाउट हो रहा है, जो आपको पता है कि वो तो आएंगे ही आएंगे, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आएंगे ही आएंगे, तो टॉपिक वाइज करिए। ऐसे भी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। कुछ एक दो चैनल्स हैं, जैसे इनकलकेट लर्निंग है, उनके ऐसे VIP टॉपिक्स बन रखे हैं। कुछ ऐसे टॉपिक है जो बहुत बार बार आते हैं, तो उन्होंने उसे पे ऐसे पूरा वो बना दिया है। PYQs करिए, अगर आपको नहीं कुछ ऐसे मिल पा रहा है तो PYQs करिए। जितने PYQs करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, है ना, ऐसा। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के लिए एक मैसेज है मैम का कि आपको केवल स्टक नहीं होना कि आपने कोर्स परचेज किया तो कुछ और पढ़ना ही छोड़ दें। आप YouTube का भरपूर प्रयोग कीजिए, कोई अदर चैनल कहीं पर भी जाएं, क्योंकि आपका काम ये नहीं है कि जी मेरे से ही पढ़ना है कि एक्यूरेटिव का ऐप खरीद लियो मैं तो यहीं से पढ़ूंगा और कहीं से पढ़ूंगा नहीं। ना मुझे आपने खरीदा ना मैंने आपको बाउंड किया ना, कहीं से ही पढ़िए। आपका काम है एग्जाम क्रैक करना, उसके लिए चाहे आप बुक पढ़िए, चाहे AI यूज करिए, चाहे यूट्यूब से अदर चैनल जाइए, चाहे अपने मित्रों से पढ़िए, या किसी वे में आपको ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बैठानी है अपनी, है ना। ठीक है, तो ये मैम ने बताया जैसे क्या नाम दिया मैम चैनल का, इनकलकेट लर्निंग, इनकलकेट लर्निंग, है ना। हाँ, तो वो चैनल है उनके यूट्यूब का, 100 तो ये बता रहे मैंने आज तक देखा नहीं है खैर। तो आप लोग प्लीज गो थ्रू करना उस पर, अगर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल कुछ हो तो जरूर उस पर जो है अपना बेनिफिट उठाएं वहां से, ठीक है। उसमें सर उनका एक चीज बस बढ़िया ये है, मुझे तो सबसे अच्छा लगा कि उन्होंने PYQs के बहुत सारी वीडियोस बना रखी, 100 से ऊपर PYQs। मतलब आप हाँ, सोचो 100 पेपर अगर आप यस यस, PYQs पेपर 1 के कर लोगे एग्जैक्टली, तो आपका पेपर 1 कितना हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग हो जैसे मैंने जाएगा, आपको एप्टीट्यूड डेवलप करने वाली बात बताई ना, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल। आपको वही चीज हो रही है। आपको एग्जाम देने का एप्टीट्यूड डेवलप हो रहा है। आपको सिर्फ सिलेबस नहीं करना, आपको एक एप्टीट्यूड भी अपना डेवलप करना है कि अब तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कि हमारा एक माइंडसेट बन चुका है। कोई भी क्वेश्चन आएगा देखते हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये क्या आ गया। तो एक एप्टीट्यूड आपका एक डेवलप होगा, तो वो चीज आपको करनी है। हेलो मैम, एकता जी, मुझे पूछना था कि ये मैम एक PYQs एक मिनट मैम, मैम ये आप एकता मिश्रा मैम, इनका फेस दिख रहा है आपको क्या, समिता करीमुंगी मैम का? हाँ, इनकी हाँ, एज बताइए कितनी होगी लगभग? इनकी एज बताइए। ये कहते हैं कि मैं 40+ हूं और लगते नहीं है बिल्कुल भी फेस सर मैं थी, आप ये बात बोल रहे थे, आपने तब बता दिया था, मैंने सुन लिया। अभी हाँ आप मुझसे हाँ, पूछने प्लीज लगे करीमुंगी उम्र मैम, बताओ ना, तो मुकरम मैं 26 या 27 बता दी, सच बताऊं जी थैंक यू हमारे मैम। गीता नहीं मैम भी बोल है, पाती। उससे भी सीनियर। जी। मैम आप गीता मैम डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह हो क्या वही ऐसे क्या? एकदम, आप ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह कुछ हैं क्या, ऐसे वही लोग नहीं इतने नहीं चमकते और इतने यंग दिखते हैं? नहीं नहीं मैम, आपके मैं योग ब्यूटी का शिक्षिका राज क्या हूँ, है बताइए। योगा सिखाए योग सिखाती हूँ, 8 साल हो गए अभी सिखाती हूँ, ओह, तो वो कर दिखता करके है शायद हो गया होगा, पता नहीं हाँ, और वो बाकी दिखता है और बाकी खान पान जरा अच्छा है और ऐसे ही हमारे गीता मिश्रा मैम है, वो भी सुबह सुबह प्रतिदिन लाइव क्लासेस लेते हैं, योग क्लासेस वगैरह करवाते हैं, वो भी ऐसे चमकते हैं बिल्कुल। अभी चले गए शायद वो। हाँ जी मैम, करीमुंगी मैम प्लीज अपना उनके क्वेश्चन करिए बेटी मैम है प्लीज। आपके जैसे, उनके 20 साल के बेटी है। अच्छा, अच्छा, हाँ, बिल्कुल नहीं लगता उनको देख एक करके। एक बेटा भी है। मैंने उनकी डीपी देखी थी, मुझे तो वो अनमेरिड लग रहे थे पहले तो, बिल्कुल ही नहीं नहीं, गीता मिश्रा मैम है, तो अभी आप बता रहे हैं ऐसा। मेरे से अच्छा परिचित है, मतलब अच्छा अच्छा, बातचीत नहीं होती है। वास्तव में योग का कमाल है, कुछ लोगों में तो दिखता है बिल्कुल ना। मेरे तो उल्टा हो गया सर, गुरुजी, मेरे तो अच्छा फलितम हो गया ठीक है, कुछ लास्ट कभी 6 कभी, महीने में। हाँ कभी कभी वो आ जाता है ना। मेरा मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि PYQs जो है वो पूरा पूरा अपना जो पढ़ के होने के बाद करना है, या करते रह सकते हैं, मतलब कंटिन्यूस, या पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद करना है? आपके पास देखिए, अगर समय है तो पूरा सिलेबस कर लीजिए, नहीं समय है तो मैराथॉन्स कर लीजिए, एटलीस्ट ओके, मैराथॉन्स कर लीजिए। उसके बाद आप PYQ स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। ओके, मैराथॉन्स के अंदर आपका मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो कवर हो जाता है, मोस्टली जो टॉपिक्स आते हैं मतलब वो आपके कवर हो जाते हैं। ओके मैम, मैम थैंक मेरा यू। PYQ से ही क्वेश्चन था, जो पेपर 2 के लिए PYQ है, जो एप्लीकेशन पे क्विज और मॉक है, वो क्या सफिशिएंट है या फिर उससे एक्स्ट्रा भी कहीं और से हमने कुछ कर सकते हैं, मतलब उसके रिगार्डिंग बताइए मैम। वैसे अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, पर मैंने ज्यादा ढूंढा भी नहीं और ना मुझे मिला, तो
अभी तक के लिए तो इतना ही है, पर अगर आपके पास और अवेलेबल है और कहीं से आप कर सकते हैं, है ना। पीवाईक्यूज तो आप जितना करें उतना कम है, वो कभी सफिशिएंट होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आपको अपना एक एप्टीट्यूड डेवलप करना है। तो कोई भी चीज आप बार बार अभ्यास करते हो तभी वो चीज डेवलप होती है, राइट। तो जितना करोगे उतना कम है, डिपेंडिंग ऑन योर टाइमिंग। कितना टाइम है आपके पास, कितना आप दे पा रहे हो, कितना आपका पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम पीवाईक्यूज पे फोकस कर पाएंगे ना। तो आपका सिलेबस पहले हो गया है, कितना बचा है, वो सब करने के बाद आप देखिए कितना आपके पास टाइम है। अगर एक्यूरेट योगा का आपने अच्छे से कर लिया तो आप एक ही चीज बार बार तो आप करोगे नहीं, आपके पास टाइम भी है तो आप और थोड़ा सा देखिए, ढूंढिए, अगर आपको मिलता है तो वेल एंड गुड, मुझे बता। बाकी कोई पूछेगा कभी तो मैं मैम उनको आप सजेस्ट कर दूंगी। खुद का नोट्स बनाए थे क्या? सर के जो नोट्स थे उन्हीं से मैंने खुद के अपने बनाए थे। बाकी कुछ ऐसे जो टेक्स्ट है, जैसे हट पे दीपिका है, घेरन सहिता है, वो मैंने बुक से अच्छे से पढ़ा था, उनसे मैंने फिर से अपने नोट्स बनाए थे, एक एक चीज और चीजें जो भी मुझे लगा इम्पोर्टेंट हो सकती है या क्वेश्चन बन सकता है तो वो पढ़ा था मैंने। मैम इस बार क्या हुआ कि ये आते हुए क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो गए, तो मैम इसलिए ये कमी महसूस हुई कि हमने क्वेश्चन मॉक टेस्ट वगैरह कम लगाए हैं, तो मैम उसके रिगार्डिंग बट सोर्स भी नहीं है पेपर 2 के लिए। अगर हम यूट्यूब वगैरह पे भी देखें तो मैम पेपर नहीं है मैम, पीवाईक्यू या फिर या कुछ भी ऐसा है। पेपर टू योग के लिए सर मोहित मलिक जी, पेपर टू योग के लिए तो जितनी पीवाईक्यूज हमने डिस्कस कर रखे हैं ना, आप पेपर 1 की बात करें पेपर 2 की? सर पेपर 2 की सर। उसके पीवाईक्यूज नहीं मिलते आपको, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर के वीडियो है सारे 2017 से अब तक। एक मिनट मोहित मलिक जी प्लीज। सर पीवाईक्यू है बट सर प्रैक्टिस के लिए होता है ना कि जितने आप मैक्सिमम क्वेश्चन लगा सकते हो उतने लगाओ। मॉक टेस्ट, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, उस ग्रुप में तो फिर आप लगा सकते हैं, बट मैक्सिमम हमने बना रखे हैं। बाकी और तो मैम एकता मिश्रा जी प्लीज बताइए आप। आपने एक चीज तो बोली कि आप कह रहे हैं कि आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो रहे हैं, तो वो जरूरी नहीं कि आपने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस नहीं करी उस वजह से हो रहा है। आते हुए क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो मतलब आपने उसका रिवीजन वगैरह अच्छे से नहीं किया है। कि ऐसा हो कि आप क्वेश्चन देखते ही आपको पता होना चाहिए कि आपने इतनी बार उसको देख रखा है, इतनी बार उसको कर रखा है, रिवीजन कर रखा है। पीवाईक्यू जितने भी है सर ने कराई रखे हैं, वो तो आपको सारे मिल ही जाते हैं। मॉक टेस्ट की जो बात है, हाँ हो सकता है वो सफिशिएंट ना लगे अगर आपके पास टाइम है और आप कर सकते हैं, बट आपके पास नहीं है। तो हम क्या करते थे कि मैं अपने मास्टर्स में जब नए नए हम लोग गए थे, तो हमारे एक भैया थे, पीएचडी स्कॉलर थे वही, उनका भी ऑल इंडिया रैंक 4 था, तो वो हमें थोड़ा बहुत गाइड करते थे। तो उन्होंने हमें एक वेबसाइट बनाई, वो हमें कैसे, उन्होंने थोड़ा बहुत हमें बताया था कैसे आपको पढ़ना है। तो उन्होंने एक हमें वेबसाइट बनाई, हम लोग क्या करते थे, कोई टॉपिक पढ़ा और हम सब खुद जाके 10-10 क्वेश्चन खुद से ही बनाते थे उस वेबसाइट पे जाके। और वो 10-10 क्वेश्चन फिर मिक्सअप होके सबको टेस्ट में दे देते थे। तो ऐसा कुछ अगर आप भी अपना अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ऐसा कुछ कर सकते हैं तो आप भी अपना इस तरीके से एक बना सकते हैं। सर को भी मैं सर एडवाइस करूंगी कि जी आप जी बच्चों को खुद ही बोलिए कि 5-5 क्वेश्चन खुद ही बना के लाओ, जो तुम्हें लगे हार्ड से हार्ड बनाओ। हाँ जी, नहीं मैम ऐसा एक्चुअल में टेलीग्राम पर करते हैं बच्चे, वैसे तो बनाते हैं शायद। सरिता प्लीज मैम मैम प्लीज। एकता जी, मैम होमवर्क देते हैं हमें। डॉक्टर एकता सरिता जी, मैम प्लीज। ये बच्चे मुझसे डांट खाएंगे अभी। और बिल्कुल रेगुलर नहीं है ये बैच, इससे पिछला बैच भी रेगुलर नहीं था। और ये फिर शिकायत करते हैं, जबकि इनको पूरा काम दिया जाता था कि आप ये टॉपिक पढ़ लिया है, क्वेश्चंस बना करके आप डालिए, लेकिन नहीं डालते हैं। मोहित जी जी मैम, जी मैम। कहाँ गायब थे अभी तक? मैम सच में मैम मैं बिजी था मैम, थोड़ा सा इस रिगार्डिंग मैम सॉरी। और मैम बट अब मैं रेगुलर रहूंगा मैम। आज पकड़ में कोई आ बात गए नहीं, आप। कोई बात नहीं, लेकिन बात ये है कि दूसरों पर उंगली करना तो बहुत आसान है। एक्चुअली अपना मैम आपको मैं एक सच में बताऊं कि मैम मेरे भाई को मैम ट्विंस गुड़िया हुई है, तो मैम मैं थोड़ा वहाँ हॉस्पिटल वगैरह में मैम काफी बिजी था सच में मैम, मेरा कोई एक्चुअली। बात नहीं, अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे कोई बात नहीं है, बट बात कॉन्ग्रेचुलेशन ये सर। है कि सब कुछ कराया जा। आप खुद देखोगे ना, टेलीग्राम चैनल आपके पास है, आप खुद देखोगे कि कितने सारे क्वेश्चंस उसके अंदर हैं। हाँ मेरे जी। पास कोई 5-6 हजार क्वेश्चंस हैं, और सबके सब तो आए नहीं है, ये सब क्रिएट किए हुए हैं। तो इसको ही तो मॉक टेस्ट बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम बट आपके क्विज मैंने सारे अटेम्प्ट किए मैम, एक एक क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट किया मैम तो लास्ट। कमी कमी किसके अंदर रही? हाँ नहीं जी। मैम, मोहित जी बोल रहे हैं कि जैसे एग्जाम जैसे लगाते हैं ना मॉक टेस्ट जैसे, वैसे टाइमिंग के साथ लगाएगा ऐसे, इसलिए पूछ रहे हैं। अच्छा, तो मोहित जी की बात आप कंप्लीट कर रहे हो, हाँ उन्हीं को मतलब कंप्लीट मेरे को करने जो दो ना, समझ रहा है। उन्हीं को मैं मेरे कंप्लीट करने दो। मेरे को लास्ट एक क्वेश्चन है कि मेरा जो ना पेपर 1 के जो कॉम्प्रिहेंशन है वो गलत हुआ, सारे के सारे इस बार गलत हुआ। अब बताओ,
ये किसका मतलब आप दोष निकालोगे कि आपकी प्रैक्टिस का कि हम लोगों का या ग्रुप का आपका? और देखिए, अब जैसे मैंने आपको डीआई का बताया कि डीआई मेरे गलत होते थे तो मैंने प्रैक्टिस किया, तो वैसे कॉम्प्रहेंशन अगर आपके गलत हो रहे हैं तो पीवाईक्यूज के अंदर कॉम्प्रहेंशन भी, आप पूरा पेपर जब आएगा जो प्रैक्टिस करवा रखा है पीवाईक्यू पेपर 1 के, उसके अंदर कॉम्प्रहेंशन भी है, आप कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस करो। तो आपके ऊपर है, आपकी कमी कहाँ है तो आपको ही पता होगा ना, आपका डीआई कमी है कि कॉम्प्रहेंशन कमी है, तो उसकी आप प्रैक्टिस करो, है ना। मैंने डीआई किया इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग करेंगे डीआई की प्रैक्टिस, नहीं, आपकी कॉम्प्रहेंशन की कमी है तो आप कॉम्प्रहेंशन पे प्रैक्टिस करिए, है ना। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। जी थैंक यू। ओके ओके, आई थिंक समय भी हो चुका है। अगर किसी और विद्यार्थी को कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच अंकिता, एकता मिश्रा मैम, आप कक्षा में आए, अपना कीमती समय निकाल करके, आप बिजी थे। बहुत सारे और भी विद्यार्थी, तो उनका हम बीच बीच में या फिर स्पेशल इंटरव्यू के रूप में हम वीडियोस डाल देंगे उनकी, तो आप जुड़े रहिए, अदरवाइज टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। अमित कुमार जी हैं क्या? वो भी चले गए, काफी सारे विद्यार्थी चले गए हैं। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छे से पढ़ते रहिए और इन चीजों को आपको एनालिसिस करना है, ठीक है, कि आपके लिए क्या बेस्ट यूज हो सकता है इन चीजों का। ओके, थैंक यू सो मच मैम, अगेन धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।